अध्याय 3561। उन्हें एक उदाहरण बनाओ। अद्वितीय रक्तपुत्र, भविष्य के लिए प्रजनन। एक रक्त देवता वेदी के नीचे शेष उच्च स्तरीय शैतान सम्राट निराश महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका अपमान किया गया है। अरे, उन्होंने शैतानी परिवर्तन रोक दिया और आराम करने के लिए बैठ गए। हम लड़ रहे हैं, क्या आप हमें कुछ सम्मान दे सकते हैं? उच्च स्तरीय शैतान सम्राट होने के नाते वे अपमानित महसूस करते थे। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी अधिक निराश किया वह ये थी कि इसके बावजूद वे अपने सिर पर पड़े दबाव का विरोध नहीं कर सके। गद्दारों के चले जाने के बाद उनकी ताकत पूरी तरह से दबा दी गई। वे हालात को नहीं बदल सके। धमाका! रक्त देवता क्लोन रक्त देवता वेदी पर बैठा था। रक्तवेल का रक्तसार लगातार वेदी में प्रवाहित हो रहा था, जिससे वेदी और भी शक्तिशाली हो गई। फफट फफट फफट! उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों के अंधेरे प्रेत अब और दबाव नहीं झेल पाए। उनके शरीर पर दरारें पड़ने लगीं और फैलने लगीं। ताज़ा खून निकला, उनके हाव भाव बदल गए, उनके चेहरे बदसूरत हो गए और शरीर फट गया। यह एक बुरा संकेत था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम क्या चाहते हो? एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट गुस्से में चिल्लाया। चलो मैं तुम्हें स्थिति दिखाता हूँ, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो पिछले अंधेरे प्रेतों की तरह आत्मा अग्नि की उत्पत्ति सौंप दो। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरे साथ बकवास करते रहे तो मुझे मौका न देने का दोष मत देना। आप ये सुनकर उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को बहुत गुस्सा आया। वे क्रोधित तो थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। इसके बारे में ध्यान से सोचो, मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दूंगा। रक्त देवता क्लोन ने रक्त देवता वेदी की शक्ति बढ़ाना जारी रखा। बूम बूम बूम! दबाव बढ़ता गया और रक्त देवता की वेदी डूबती गई। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट और अंधकार में प्रेत अपना सिर नहीं उठा पा रहे थे। उनके शरीर से लगातार खून की धुंध फूट रही थी और उसे ब्लड वेल ने सोख लिया। वे धीरे धीरे कमजोर होते गए। उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों के चेहरे पीले पड़ गए। उनकी आंखों में अचानक भय उभर आया। उनके मूल रक्त को अनियंत्रित रूप से चूसा गया। रक्त देवता वेदी द्वारा उन्हें घायल और दबा दिया गया, लेकिन ऐसा करने के लिए रक्तवेल कौशल का होना बहुत भयानक होना चाहिए। यह अचानक परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारक था। उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों ने अंततः प्रतिरोध करने की अपनी इच्छा शक्ति खो दी। उन्होंने अपनी आत्मा की ज्वाला की उत्पत्ति सौंप दी। यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी इस यातना को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। एक बार जब उनका रक्त बहुत ज्यादा खत्म हो जाता तो उन्हें रक्त देवता की वेदी कुचल देती। उस समय पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता और वे रक्तवेल द्वारा अवशोषित होकर मर जाते। रक्त देवता क्लोन ने अपने सामने तैरती हुई आत्मा की उत्पत्ति की लपटों को देखा और मुस्कुराया। यह उनकी उम्मीद के अनुरूप था। यदि ये अंधकार में प्रेत वास्तव में इतने अड़ियल होते तो वे दया की भीख नहीं मांगते। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता को जगाया और आत्मा की उत्पत्ति की ज्वालाओं को अपने छोटे से ब्रह्मांड में डाल दिया। उसने उन्हें केंद्र में बंद कर दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें सीमित कर दिया। एक बार जब अंधेरे प्रेत हिलते तो आत्मा की उत्पत्ति की लपटें एक ही विचार से बुझ जाती, जिससे अंधेरे प्रेत घायल हो जाते। भले ही वह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट हो, उसकी आत्मा की उत्पत्ति बुरी तरह से घायल हो जाएगी और वह मृत्यु से अधिक दूर नहीं होगा। अचानक रक्त देवता क्लोन की आंखें तिरछी हो गईं। उसे कुछ महसूस हुआ और उसने उपहास किया। अब आप बाहर आ सकते हैं। उसने अपना हाथ हिलाया और उन काले प्रेतों के सिरों पर से दबाव हटा दिया। वे रक्त देवता वेदी से मुक्त हो गए। उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों ने राहत की सांस ली और रक्त देवता वेदी से बाहर उड़ गए। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि रक्त देवता वेदी के नीचे अभी भी कुछ अंधेरी प्रेतात्माएं थीं जो बाहर नहीं निकली थीं। वे अभी भी नीचे दबी हुई थीं। मैंने पहले ही आत्मा अग्नि की उत्पत्ति सौंप दी है, तुम अब भी मुझे क्यों दबा रहे हो? एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अचानक चिल्लाया। आप स्वयं जानते हैं, रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत की अभिव्यक्ति बदल गई। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दूंगा। अफसोस है कि तुम उसकी कद्र नहीं करते। रक्तदेव क्लोन अपनी पालथी मारकर बैठी स्थिति से उठा और जमीन पर पैर रखा। धमाका! रक्त देवता वेदी से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी और नीचे की ओर दबाव डालने लगी। इंतजार! उच्च श्रेणी का शैतान सम्राट भयभीत था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टकराना! भयावह दबाव के कारण अंततः उसका शरीर फट गया और खून के घने धुंध में बदल गया। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को ऐसे ही कुचल कर मार डाला गया। बाकी बचे हुए काले प्रेत जो अंत तक प्रतिरोध करते रहे, एक के बाद एक फट पड़े। वे तो बस मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट थे। वे इतने भयानक हमले का विरोध कैसे कर सकते थे? बूम बूम बूम! खून के धुंध के गोले हवा में रक्त लाल फूलों की तरह खिले हुए थे। वे सुंदर और डरावने थे, जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप उठती थी।
आत्मसमर्पण करने वाले उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों के भाव इस दृश्य को देखकर थोड़े बदल गए। उसने पहले ही आत्मा अग्नि की उत्पत्ति सौंप दी है, फिर भी तुम्हें उसे क्यों मारना है? एक शैतानी पतंगे जैसी काली प्रेत ने खुद को रोक न सका और पूछा, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? रक्त देवता क्लोन ने उसकी ओर देखा और शांति से पूछा। शैतान पतंगा अंधेरा प्रेत अवाक था। उसे अचानक याद आया कि वह पहले ही इस आदमी के आगे झुक चुका है। उसकी आत्मा का मूल उसके नियंत्रण में था, इसलिए उसे उससे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं था। उसकी आत्मा की उत्पत्ति नकली थी, है ना? एक भेड़ सिर शैतान जाति के अंधेरे प्रेत ने रक्त देवता क्लोन की ओर देखा और पूछा। सौभाग्य से हर कोई मूर्ख नहीं होता, अगर नहीं तो मुझे तुम्हें रखने का पछतावा होगा, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। शैतान कीट अंधेरे प्रेत, क्या यह आदमी कह रहा था कि वह मूर्ख है? उसे नीची नज़र से देखा जा रहा था। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के रूप में उसे मूर्ख कहा गया। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? वह क्रोधित हो गया। उसने रक्तदेव क्लोन की ओर देखा, लेकिन जब उसकी शांत और उदासीन निगाहें देखीं तो मानो उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो। वह वहीं जम गया। सारा गुस्सा गायब हो गया और निराशा में बदल गया। उसी समय भेड़ सिर शैतान जाति के अंधेरे प्रेत के शब्दों ने आसपास के अंधेरे प्रेत को स्तब्ध कर दिया। नकली? कोई आश्चर्य नहीं, यह आत्मा की उत्पत्ति का नकली संस्करण था। वह इतना भोला था कि यह सोच भी नहीं सकता था कि वह इस तरीके से पिशाच रक्तपुत्र को मूर्ख बना सकता है। कई अंधेरे प्रेत उपहास कर रहे थे। वह मौत की तलाश में था। अचानक उन्हें खुद को भाग्यशाली महसूस हुआ। उन्होंने पहले भी इस तरीके के बारे में सोचा था, लेकिन अंततः उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अंततः उन्होंने आज्ञाकारी होकर आत्मा अग्नि की उत्पत्ति को सौंप दिया। अब तो ऐसा लग रहा था कि उनका चुनाव सही था। शैतान पतंगे जैसे काले भूत मौत की तलाश में थे। रक्त देवता क्लोन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे हैं। शैतान पतंगा, जो एक काला प्रेत था, उसे बुद्धिमान समझता था, इसलिए रक्त देवता क्लोन ने उसे एक उदाहरण बनाने का फैसला किया। अगर ऐसा नहीं होता तो इन उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को शिक्षित करना इतना आसान नहीं होता। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट होने के नाते वे निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ थे। वे सभी अनियंत्रित थे। अगर उन्हें मजबूर भी किया जाता तो उनके मन में कुछ और ही विचार आते, इसलिए उसे उन्हें डराने की जरूरत थी। उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों के समान स्तर के एक अंधेरे प्रेत को मारने से उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें सिर्फ इसलिए सौदेबाजी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली थे। अगर वे उसे उकसाएं तो एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी मर जाएगा। कोई अंतर नहीं था। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई और देखा कि उच्च स्तरीय शैतान सम्राट आज्ञाकारी हो गए थे। उनके चेहरों पर भय था। अगर उनके मन में कुछ और भी विचार थे तो भी वे उसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। रक्त देवता क्लोन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे ईमानदारी से उसके लिए काम कर रहे हैं या नहीं। उसे बस अपनी ताकत से उन्हें डराना था। इन अंधेरी प्रेतों ने अपनी आत्मा की ज्वालाओं की उत्पत्ति छोड़ दी थी। अगर वह उन पर जादू का बीज बो देता तो कोई समस्या नहीं होती। तभी रक्त देवता क्लोन की नज़र उसके आसपास मौजूद पिशाचों की काली छायाओं पर पड़ी। उसकी नज़रें झपक गईं और अचानक उसे एक योजना सूझी। इस क्षण सभी पिशाचों की काली प्रेत आत्माओं ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने रक्त देवता क्लोन की ओर मुड़ने से पहले 3 काली प्रेतों को देखा। उन्हें अवास्तविक सा महसूस हुआ। वह वास्तव में सफल हुआ। उन्होंने अकेले ही स्थिति को बदल दिया। रक्तपुत्र ने ये कर दिखाया। पिशाच जाति के लंबे इतिहास में भी उन्हें इतनी बड़ी विजय कभी प्राप्त नहीं हुई थी। शैतान पतंगा जाति, विशालकाय शैतान जाति और भेड़ सिर वाली शैतान जाति हमेशा से पिशाच जाति की कट्टर दुश्मन रही हैं। उनके बीच हमेशा मनमुटाव रहता था। जब भी पिशाच इन 3 जातियों से लड़ते थे तो जीत और हार होती थी, लेकिन उन्होंने कभी इतनी अच्छी तरह से, इतनी ताजगी से और इतनी उत्साहपूर्ण जीत हासिल नहीं की थी। इस पल सभी पिशाचों को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने गर्मी के बीचों बीच बर्फ सी ठंडी कोक की बोतल पी ली हो। बस एक ही शब्द बयां कर सकता है कि यह कितना अद्भुत था। बहुत अद्भुत। जब उन्होंने अंधेरे प्रेतों के चेहरों पर दुख भरे भाव देखे तो वे बहुत प्रसन्न हुए। ब्लड सन की शैतानी आभा अद्वितीय है। किसी ने अचानक उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी पिशाचों के अंधेरे प्रेत होश में आए और उन्होंने रक्त देवता क्लोन की ओर देखा। उनकी निगाहें तप रही थीं और वे सम्मान से भरे हुए चिल्ला रहे थे। ब्लड सन की शैतानी आभा अद्वितीय है। ब्लड सन की शैतानी आभा अद्वितीय है। ब्लड सन की शैतानी आभा अद्वितीय है। एक क्षण में ही पूरा परिसर कान फाड़ देने वाली जय जयकार से भर गया। पिशाचों के काले प्रेत रक्तदेव क्लोन को अत्यधिक कट्टरता और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। ये कुछ ऐसा था जो केवल शैतानी दिग्गजों के सामने ही देखा जा सकता था। यह असली रक्तपुत्र था, पिशाचों का रक्तपुत्र। इस समय लगभग सभी पिशाच अंधेरे प्रेतों ने उसे अपने रक्तपुत्र के रूप में पहचान लिया, चाहे वे रक्त देवता क्लोन को जानते हों या उसके कार्यों को व्यक्तिगत रूप से देखते हों।
वह बहुत शक्तिशाली और विश्वसनीय था। अगर वह रक्तपुत्र नहीं बनता तो कौन बनता? कई पिशाच अंधेरे प्रेतों ने रक्त देवता क्लोन के कार्यों को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें संदेह था। अब सभी संदेह दूर हो गए थे। ज़ारोसा और यूफेलिया कुछ दूरी पर खड़े होकर रक्त देवता वेदी के मध्य में स्थित रक्त देवता क्लोन को देखने लगे। उनकी आंखों में एक अवर्णनीय चमक दिखाई दी। उनका चुनाव सही था। अग्रिम मोर्चे पर उतरने से पहले ही इस रक्तपुत्र ने इतनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। असली युद्धभूमि में तो वह जरूर चमकेगा। जाकिन्स, जाकिरो, जानोस्की और अन्य काले प्रेतों के चेहरों पर जटिल भाव थे। वे ईर्ष्या और अनिच्छा से भरे हुए थे। अगर उनकी योजना कामयाब हो जाती तो सब कुछ उनका होता। फिर भी इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। जूजू सभी पिशाचों की काली प्रेतों का केंद्र बन गई। वे बस किनारे खड़े होकर देख सकते थे। किसी को उनकी परवाह नहीं थी। ये दुखद था। पिशाच प्रतिभा के रूप में वे उसकी तुलना में फीके पड़ गए। वहां तीनों जातियों के काले प्रेत भी थे। जब उन्होंने पिशाचों के काले प्रेतों को जयकार करते देखा तो उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। किसने सोचा होगा कि पिशाचों को रोकने की कोशिश करने पर 3 अंधकार में प्रेत कुलों की यह हालत हो जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आत्मा की ज्वाला की उत्पत्ति को त्याग दिया और गुलाम बन गए। जबकि सभी अंधेरे प्रेत अलग अलग विचार कर रहे थे, रक्त देवता क्लोन स्तब्ध था। अद्वितीय शैतानी आभा को नरक में भेजो। उन्होंने ऐसा कहा जैसे वह परम प्रतिपक्षी थे। क्या इन पिशाच अंधेरे प्रेतों के लिए कोई बेहतर शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? जयकारे का शोर काफी देर तक चला, फिर शांत हो गया। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत रक्तदेव क्लोन की ओर ऐसे देख रहे थे मानो उसके आदेश का इंतजार कर रहे हों। रक्तदेव क्लोन केवल अपनी शिकायतों को दबा सकता था और रक्तपुत्र का वैभव बनाए रख सकता था। उसने मुंह खोला और कहा, तुमने अच्छा किया। इस बार मैं भीड़ सिर वाली शैतान जाति, शैतान पतंगा जाति और विशालकाय शैतान जाति की प्रतिभाओं को अकेले नहीं हरा पाता। आपने मेरे साथ मिलकर उन्हें सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। मैं आपके विश्वास के लिए राहत महसूस कर रहा हूं और आभारी हूं। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और सभी पिशाचों की काली छायाओं को देखकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पिशाचों के अंधेरे प्रेत स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रक्त देवता क्लोन उन्हें धन्यवाद देगा। यह उनकी उम्मीद से परे था। एक क्षण में सभी पिशाच अंधेरे प्रेतों में उस नेता के लिए मरने की इच्छा उत्पन्न हो गई जिसने उनके प्रयासों की सराहना की। रक्तपुत्र ही वह कारण था जिसके कारण वे 3 अंधकार में प्रेत कुलों को हरा पाए। फिर भी उसने उन्हें याद रखा और स्वेच्छा से उनका धन्यवाद भी किया। उन्हें ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला था। ये उच्च स्तरीय शैतान सम्राट असहनीय रूप से अहंकारी थे और उन्होंने कभी भी अपने से निम्न पद वाले अंधकार में प्रेतों को नीची नज़र से नहीं देखा था। रक्तपुत्र के उनके प्रति सम्मान की तुलना में यह एक बिल्कुल अलग एहसास था। क्या ऐसे रक्तपुत्र का समर्थन करना अभिमानी प्रतिभाओं का समर्थन करने से बेहतर नहीं था? इससे पहले कि पिशाच प्रतिक्रिया कर पाते, रक्त देवता क्लोन ने आगे बढ़ना जारी रखा। तुम्हें अभी हुए युद्ध की गहरी समझ होनी चाहिए। जब हम अन्य अंधेरे प्रेतों का सामना करते हैं तो हमें पिशाचों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति को मुक्त करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। यहाँ तक कि शैतान सम्राट स्तर के शिखर पर स्थित उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को भी दबाया जा सकता है। सभी लोग अपनी शक्ति को कम मत आंकिए। चाहे आप निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हो या मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट, जब तक आप योगदान करते रहेंगे आप रक्त देव वेदी को और भी अधिक शक्तिशाली बना पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रकाश ब्रह्मांड युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आप इस मानसिकता को बनाए रखने में सक्षम होंगे। फिर वह दिन दूर नहीं होगा जब पिशाच जाति शक्तिशाली हो जाएगी। आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी। सभी पिशाच अंधकार में प्रेत फिर से स्तब्ध हो गए। शैतान सम्राट अवस्था के शिखर पर किसी का दमन। पहले तो वे इस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अंधकार में प्रेत कुलों के दमन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद उन्हें इस पर विश्वास हो गया। जब तक वहां पर्याप्त लोग मौजूद थे वे रक्त देवता वेदी का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा शक्तिशाली उपस्थिति को दबा सकते थे। यह कोई मजाक नहीं था। युद्ध के मैदान में रक्त देवता वेदी निश्चित रूप से अपनी सबसे बड़ी शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होगी। सभी पिशाच प्रेत इस बारे में सोचकर उत्साहित हो गए। वे इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। वे चाहते थे कि वे तुरंत युद्ध के मैदान में जाएं और बाकी प्रेत पिशाचों की शक्ति को देख सकें। रक्त देवता क्लोन ने जब ये दृश्य देखा तो वह चुपके से मुस्कुराया। इन पिशाचों को मूर्ख बनाना आसान था। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिशाचों के अंधेरे प्रेत जितना उसका सम्मान करते थे उतना ही उस पर भरोसा भी करते थे। तीनों कुलों के शेष बचे अंधकार में प्रेत जब ये बात सुनेंगे तो वे भी भयंकर हो जाएंगे। ये पिशाच रक्तपुत्र सरल नहीं था। उसने अभी अभी हुई लड़ाई के बचे खुचे प्रभाव का इस्तेमाल पिशाचों का दिल जीतने के लिए बड़ी आसानी से कर लिया। उसने इसे इतना बड़ा मुद्दा भी बना दिया कि ये पिशाच रूपी अंधेरे प्रेत पूरे दिल से उसका अनुसरण करें और उसके लिए काम करें।
युद्ध के मैदान में ये पिशाच अंधेरे प्रेत पिशाच रक्तपुत्र के लिए सबसे बड़ी मदद थे। ये कौशल हर किसी के पास नहीं था। ये पिशाच रक्तपुत्र न केवल शक्तिशाली और प्रतिभाशाली था, बल्कि वह षड्यंत्रकारी भी था। ये भयावह था। पिशाचों को ये राक्षस कहाँ मिला? जब उन्होंने सुना कि पिशाच रक्तपुत्र निचले लोक से आया है, तो वे ये सोचने से खुद को नहीं रोक सके कि क्या वह वास्तव में निचले लोक से आया पिशाच है। वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता था। यहाँ तक कि अंधकार भूमि के छठे स्तर की प्रतिभाएं भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थीं। ये कल्पना करना कठिन था कि निचले लोकों में इतनी भयानक प्रतिभाएं कैसे विकसित हो सकती हैं। पिशाच बहुत भाग्यशाली थे। तीनों जातियों के उच्चस्तरीय शैतान सम्राटों ने रक्तदेव क्लोन को जटिल भावनाओं से देखा। वे आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। पिशाच जाति का एक ऐसा राक्षसी रक्तपुत्र था। वह प्रकाश ब्रह्मांड के विरुद्ध युद्ध में निश्चित रूप से चमकेगा और अधिकांश अंधकार में प्रेतों को मात देगा। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह पिशाचों को कितनी दूर तक ले जा सकेगा। अचानक वे उत्सुकता से भर गए। तीनों जातियां हार गईं। अगर बाकी काली प्रेतात्माएं इस पिशाच रक्तपुत्र से हार गईं, तो क्या होगा? तीनों जातियों के उच्चस्तरीय शैतान सम्राटों ने एक दूसरे को देखा। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे की आंखों में एक ही विचार देखा। इस रक्तपुत्र का अनुसरण कर प्रकाश ब्रह्मांड में जाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उनके मन में भी यही विचार आया। गुशे और सारित की तुलना में ये रक्तपुत्र ज्यादा राक्षसी था। उसे वो सब करने में सक्षम होना चाहिए जो गुशे और बाकी लोग नहीं कर पाए। ठीक है, बस इतना ही कहना है। हमारी पिशाच प्रतिभाएं कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकती हैं, ये तुम पर निर्भर करेगा। रक्त देवता क्लोन का स्वर बदल गया। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे अभी के प्रदर्शन के आधार पर मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। तैयार रहो। पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेत दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहता है। धमाका! रक्त देवता की वेदी अचानक कंपन करने लगी। उस पर बने रक्त लाल पैटर्न बदलने लगे। वे रक्त सांपों की तरह छटपटाने लगे और वेदी पर मौजूद पिशाच के काले प्रेत की ओर रेंगने लगे। ये है ज़ालानबोप, ज़ानिया, ज़ासिरी और दूसरे काले प्रेत स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में एक तेज चमक आ गई और वे चिल्ला उठे, ये रक्त देवता वेदी पर एकत्रित मूल रक्त है। उन्होंने अचानक अपने सिर उठाए और रक्त देवता क्लोन को आश्चर्य से देखा। रक्तपुत्र उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए मूल के अवशोषित रक्त को उनमें स्थानांतरित करना चाहता था। क्या? एक पल में सभी पिशाच अंधेरे प्रेत स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रक्त देवता क्लोन ऐसा करेगा। अगर वह खुद को मूल रक्त को अवशोषित करने की अनुमति देता तो उसकी क्षमता बढ़ जाती। भले ही वह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के स्तर तक न पहुंच पाता, लेकिन वह अपनी नींव मजबूत कर सकता था। उसने उन्हें यह वैसे ही दे दिया। महाराज, रक्तपुत्र नहीं। ज़ालानबोप, ज़ैनिया और अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत अपने होश में आ गए और रक्त देवता क्लोन पर चिल्लाने लगे। वे उसकी हरकतें रोकना चाहते थे। वे ये तोहफा स्वीकार नहीं करना चाहते थे। पहले तो वे इसे सहजता से स्वीकार कर लेते। आखिरकार अगर कोई इस अवसर का लाभ न उठाए तो वह मूर्ख ही होगा। हालांकि रक्त देवता क्लोन के कौशल को देखने के बाद उन्हें अचानक लगा कि रक्तपुत्र की क्षमता में वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण बात थी। वे गौण थे। जब रक्तपुत्र की क्षमता बढ़ेगी तभी वह युद्ध के मैदान में उनका नेतृत्व करने और पिशाच जाति की शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। और रक्तपुत्र उनके साथ अपना रक्त साझा करने को तैयार था। क्या वह युद्ध के मैदान में उन्हें भूल जाएगा? यही कारण था कि उन्होंने अपना मुंह खोला और रक्त देवता क्लोन को रोकना चाहते थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि रक्त देवता क्लोन क्या सोच रहा था। अपनी आंखें बंद करो और मूल रक्त को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करो। उसने पिशाच के अंधेरे प्रेतों के विचारों की उपेक्षा की और चिल्लाया। उसके नियंत्रण में रक्त देवता वेदी पर लगे रूनों से रक्त रिसने लगा और पिशाचों के अंधेरे भूतों के शरीर में प्रवाहित होने लगा। ज़ालानबोप, ज़ैनिया, ज़ासिरी और दूसरे काले प्रेतों के हाव भाव थोड़े बदल गए। वे जानते थे कि वे रक्त देवता क्लोन का मन नहीं बदल सकते, इसलिए उन्होंने आह भरी और पालथी मारकर बैठ गए। उनका ध्यान उस रक्त को सोखने पर था जो उनके शरीर में उमड़ रहा था। उन्हें रक्तपुत्र को निराश नहीं करना चाहिए। एक पल में पूरा रक्तदेव वेदी रक्त की घनी दुर्गंध से घिर गया। ये धुंधली थी और सभी पिशाचों के काले भूतों को ढक रही थी। घनीभूत रक्त लाल ऊर्जा ने वेदी के चारों ओर एक प्रकाश कवच बना दिया, उसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया और मूल रक्त को रोक लिया। प्रकाश ढाल पर अजीबोगरीब और रहस्यमय रून झिलमिला रहे थे। वे नीचे रक्त देवता की वेदी से जुड़े हुए थे, जिससे वह और भी दिव्य लग रही थी। ये रक्त देवता वेदी की वास्तविक शक्ति है। तीनों जातियों के अंधेरे प्रेतों की निगाहें टिमटिमा उठीं। वे ईर्ष्या से भर उठे। रक्त देवता वेदी मूल रक्त को निकाल सकती थी और उसका उपयोग पिशाचों के अंधेरे प्रेतों को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए कर सकती थी। पहले उन्होंने इसके बारे में सिर्फ सुना था, अब उन्होंने आखिरकार इसे साक्षात देख लिया।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हर बार जब रक्त देवता वेदी प्रकट होती तो पिशाचों की काली प्रेत की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो जाती। इस दिव्य अस्त्र के साथ उनकी क्षमता भी निश्चित रूप से बढ़ जाती। पिशाच रक्तपुत्र वास्तव में इस मूल गाढ़े रक्त को अन्य पिशाचों के साथ साझा करने को तैयार है। वह बस लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। आप और मैं शायद लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। अगर वह रक्त सोख लेता है तो वह अपनी साधना को लंबे समय तक बढ़ा पाएगा। आखिरकार वह अभी शैतान सम्राट की अवस्था के चरम पर ही है। फिर भी उसने इसे अन्य पिशाचों को दे दिया। यह एक बहुत बड़ा उपहार है। मैं आश्वस्त हूँ। रक्तपुत्र की उदारता असाधारण है। उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों के अंधेरे प्रेत आवाज के जरिए चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। रक्त देवता क्लोन ने जो किया उसे देखकर वे भी दंग रह गए। अगर वे होते तो इस भारी मात्रा में खून का आनंद अकेले ही उठाते। वे इसे दूसरों के साथ साझा नहीं करते। रक्त देवता वेदी में रक्त देवता क्लोन ने अपने चारों ओर पिशाच की काली छायाओं को ऐसे देखा जैसे वे स्वस्थ रूप से उग रहे लाल प्याज हों। उसने उन्हें तैयार करने के लिए इतनी मेहनत इसलिए नहीं की क्योंकि वह उनकी क्षमताएं बढ़ाना चाहता था। वह उनके शरीर में कुछ कौशल छोड़ना चाहता था ताकि युद्ध के मैदान में पिशाचों के अंधेरे प्रेतों पर उसका नियंत्रण न छूट जाए। चाहे जो भी हो, वह प्रकाश ब्रह्मांड के पक्ष में था। वह केवल इन पिशाच अंधेरे प्रेतों से माफी मांग सकता था। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि अदृश्य और अस्पष्ट रून चुपचाप पिशाचों के शरीर में प्रवेश कर रहे थे। ये रून इतने छोटे थे कि नंगी आंखों से देखे नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि शैतान भी उनकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाते थे। एक बार जब मूल रक्त अवशोषित हो जाता तो छोटे छोटे रून पिशाच के शरीर में प्रवेश कर जाते और उसके शरीर के हर इंच में समा जाते। रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल। ये दिव्य स्तर के शास्त्र रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल की शक्ति थी। उस समय पिशाच अंधेरा प्रेत रक्त देवता क्लोन को नियंत्रित करने और उसके शरीर को छीनने के लिए रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल का उपयोग करना चाहता था ताकि वह पुनर्जन्म ले सके। दुर्भाग्य से वांग टेंग ने इसे समझ लिया और इसका उपयोग अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभा वाले रक्त देवता क्लोन को प्राप्त करने के लिए किया। अब रक्त देवता क्लोन भी यही तरीका अपनाकर उनके शरीर में ये हुनर डाल रहा था। अगर वे अवज्ञाकारी होते तो ये हुनर सभी पिशाचों को अपना आहार बना सकता था। यद्यपि रक्त देवता क्लोन को पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह पोषण का उपयोग कर सकता था। दूसरों को वह बेहद उदार लगता था। उसने अपने खून का संबंध पिशाचों के अंधेरे भूतों से जोड़ा था। हालांकि केवल रक्त देवता क्लोन को ही पता था कि वह फसलों की देखभाल कर रहा था। फसल के मौसम में तो वह और भी अधिक कमा लेता था। बेशक अगर ये पिशाच जैसे अंधेरे प्रेत उसके हर आदेश को मान लें तो वह उनकी जान बख्श सकता है। आखिरकार पिशाच की पहचान काफ़ी उपयोगी थी। उसे इसका सही इस्तेमाल करना था। जैसे जैसे मूल रक्त पिशाचों के शरीरों में प्रवाहित होता गया, उनके चारों ओर का आभामंडल और भी प्रबल होता गया। वे पिछली लड़ाई से थक चुके थे और कई पिशाच घायल हो गए थे। अब उनकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। उन्हें अपनी चरम अवस्था में लौटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उनकी क्षमताएं भी बढ़ेंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल के रूनों को बस पिशाचों के अंधेरे भूतों के शरीरों में चरणबद्ध तरीके से विलीन होना था। रक्त देवता क्लोन को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक गतिशक्ति का इस्तेमाल करके शून्य में बिखरे गुण बुलबुलों को उठा लिया। आत्मा की उत्पत्ति 3000, जीवन की उत्पत्ति 4200, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 8600, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 15500, विष नक्षत्र बल 18000, विशाल प्रेत काया 5000, विशाल प्रेत युद्ध गदा 1000, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 21000, अग्नि नक्षत्र बल 17000, शैतान भेड़ का शरीर 3500। बड़ी संख्या में विशेषता बुलबुले एकत्र किए गए और वांग टेंग के शरीर में डाल दिए गए। दूसरी ओर इससे पहले कि वांग टेंग उस अंतिम स्थान को पा सके जहां संतुलन पैदा हुआ था, उसका शरीर अचानक थोड़ा कांप उठा और वह बीच हवा में ही रुक गया। ऐसा लगता है कि रक्त देवता क्लोन ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। उसकी आंखें चमक उठीं और वह खुद से बुदबुदाया, यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज है। इस बार कई विशेषता बुलबुले थे। वांग टेंग ने उन्हें ध्यान से नहीं देखा बल्कि विशेषता बोर्ड को देखा। सबसे पहले जो दो गुण उभरे वे थे जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति। ऐसे अनेक गुण थे। रक्त देवता वेदी द्वारा दबाए गए अंधकार में प्रेतों के शरीर फट गए और उनकी आत्माएं बिखर गईं। इसलिए ये दोनों गुण समाप्त हो गए। कुल मिलाकर ये शीर्ष प्रतिभाओं द्वारा छोड़े गए मूल गुणों से कम नहीं था। यह उससे भी ज्यादा हो सकता है। वांग टेंग ने मूल की दो शक्तियों का आनंद लिया। वह तरोताज़ा महसूस कर रहा था। इस बार उनके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति में जबरदस्त सुधार हुआ। उनकी नींव और मजबूत हो गई। फिर स्वर्ग क्षेत्र आत्मा विशेषता और नक्षत्र बल विशेषताएं थीं।
स्वर्गलोक की आत्मा के बारे में कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। वांग टेंग का मुख्य शरीर ब्रह्मांड लोक के शिखर पर अटका हुआ था, इसलिए वह स्वर्गलोक में नहीं पहुंच सका। बल के संदर्भ में उसने रक्त देवता क्लोन की मदद करने में अपनी अधिकांश शक्ति खर्च कर दी थी। अब उसने उसे पुनः प्राप्त कर लिया था। यह उसकी अपनी रिकवरी से भी तेज था। शून्य में उड़ने में बहुत ज्यादा बल खर्च होता है। अगर उसे पुनः पूर्ति नहीं मिलती तो वह शून्य में फंस सकता था और बाहर नहीं निकल पाता। अधिकांश जीवित प्राणी शून्य की गहराई में प्रवेश करने का साहस क्यों नहीं कर पाए? ये तथ्य कि वह अपनी सेना की भरपाई नहीं कर सका एक बहुत बड़ा कारक था। शून्य में शक्ति तो थी, लेकिन वह बहुत कम थी। एक शक्तिशाली योद्धा के लिए वह एक बूंद के समान थी। वह रेगिस्तान में भटके हुए व्यक्ति की तरह था। एक कप पानी उसकी जान कैसे बचा सकता था? बेशक अगर उसके पास पर्याप्त ऊर्जा पत्थर या कुछ खजाने होते जो उसकी शक्ति को पुनःपूर्ति कर सकते तो वह कुछ समय तक टिक सकता था। वांग टेंग अपनी सारी शक्ति खो चुका था। वह अपनी थकान मिटाने के लिए अपनी खूबियों का इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा उसने इनमें से ज्यादातर बल विशेषताएं जमा कर रखी थीं। अगली बार जब उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो वह उन्हें अवशोषित करना जारी रखेगा। हालांकि उसने केवल कुछ ही विशेषताएं ग्रहण कीं। वे थी विष, अग्नि और अंधकार में नक्षत्र बल। वह अन्य विशेषताओं को देखता रहा। उसकी आंखें चमक उठीं। मोत सम्राट दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन 3500/10,000 विशेष। शैतान भेड़ दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन स्तर 4200/10,000 विशेष। विशाल प्रेत दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन चरण 2500/10,000 विशेष। रक्त शार्क दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन चरण 5100/10,000 विशेष। रक्तवध शैतान शास्त्र शैतान टाइटन चरण 2800/10,000 विशेष। रक्तपायथन दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन चरण 5600/10,000 विशेष। रक्त भेड़िया दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन चरण 3000/10,000 विशेष। रक्त चमगादड़ दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन चरण 4300/10,000 विशेष। रक्त शैतान दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन चरण 3800/10,000 विशेष। अल्पविराम। ये सभी शास्त्र शैतानी स्तर के थे। अगर दूसरे लोग इन्हें देखते तो शायद उनकी आंखें निकल आतीं। उन शैतानी ग्रंथों का मूल्य अपार था। हालांकि वांग टेंग के लिए उनमें से प्रत्येक एक सामान्य ग्रंथ जैसा ही था। वांग टेंग अब काफी शांत था। उसने शांति से शैतानी ग्रंथों को देखा। पहले 3 धर्मग्रंथ 3 अंधकार में प्रेत कुलों से आए थे। वे सभी पारंगत से विशेषज्ञ बन गए। बुरा नहीं। बाकी 8 शास्त्र रक्त विनाशक जाति, रक्त शार्क जाति और पिशाच जाति के थे। ये सभी पारंगत अवस्था से विशेषज्ञता प्राप्त अवस्था में पहुंच गए थे। उनकी निपुणता एक पूरे स्तर तक बढ़ गई थी। दूसरी ओर ब्लड पायथन दिव्य शास्त्र पहले से ही विशिष्ट अवस्था में था। हालांकि इसमें वृद्धि हुई थी, फिर भी यह विशिष्ट अवस्था में ही था। अगर वांग टेंग को ठीक से याद था तो ब्लड पाइथन डिवाइन स्क्रिप्चर ही वह शास्त्र था जिसका जानोस्की अभ्यास करता था। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी की इस शास्त्र पर महारत अभी भी विशेषज्ञता के स्तर पर थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पास इतने सारे गुण नहीं होते। अचानक वांग टेंग की सांस अटक गई। उसकी नज़र एक धर्मग्रंथ पर पड़ी। ये शास्त्र थोड़ा अपरिचित था, लेकिन उन्होंने इसे पहले ही सीख लिया था। रक्त चमगादड़ दिव्य शास्त्र, यह जाकिन्स का धर्मग्रंथ है ना? वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और अंततः उसे याद आ गया। उसे यह गुण तब मिला जब वह ब्लड वेल के घोंसले में था। हालांकि वहां माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त था, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा उनका पूरा ध्यान ब्लड वेल की विरासत पर था, इसलिए उन्होंने इस शास्त्र की उपेक्षा कर दी। वांग टेंग का ध्यान इस शास्त्र विशेषता से आकर्षित हुआ। ब्लड बेड डिवाइन स्क्रिप्चर वह शास्त्र है जो किसी को ब्लड बेड बनने की अनुमति देता है। पिशाच शास्त्रों के कई प्रकार हैं, लेकिन सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। कुछ ज्यादा शक्तिशाली शास्त्रों को छोड़कर बाकी सब एक जैसे हैं। शैतानी टाइटन शास्त्र पर विचार करते हुए वांग टेंग की आंखें चमक रही थीं। अचानक वांग टेंग जोर से हंस पड़ा। जाकिन्स, जानोस्की और दूसरे अंधेरे प्रेत हमेशा से उससे झगड़ते रहे थे। अगर उन्हें पता चलता कि उसने उनके सारे कीमती धर्मग्रंथ छीन लिए हैं तो क्या वे गुस्से से उछल पड़ते? इसके बारे में सोचना दिलचस्प होगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसे लगा कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। दरअसल 8 शास्त्रों में से वांग टेंग जिस शास्त्र का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे वह था रक्त शैतान दिव्य शास्त्र। यह जालानबो का एक शास्त्र था जो रक्त शैतान काया की साधना से संबंधित था। अब जबकि यह विशिष्ट अवस्था में पहुंच चुका था, वांग टेंग की इस शास्त्र की समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। ये रक्त राक्षस शरीर की साधना के लिए लाभदायक था। रक्त शैतान का शरीर वाकई असाधारण था। अगर वह पर्याप्त मात्रा में शैतानी क्यूई सोख लेता तो वह बेहद शक्तिशाली होता।
बस एक ही समस्या थी कि अगर वह बहुत ज्यादा शैतानी क्यूई सोख लेता तो उस पर उसका असर होता। जैसे ही वह अपनी रक्त शैतान काया को सक्रिय करता, वह उत्तेजित हो जाता और अपना दिमाग खो बैठता। यह अंधेरे प्रेतों के लिए एक परेशानी वाली समस्या थी। आखिरकार जब वे शैतानी परिवर्तन से गुजर रहे थे तो अराजकता में पड़ने का खतरा था। अगर वे रक्त शैतान दिव्य शास्त्र की साधना करते तो उनके अराजकता में पड़ने की संभावना बढ़ जाती। इस प्रकार केवल दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोग ही इस शास्त्र का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बारे में सोचने पर जालानबो वास्तव में असाधारण था। बेशक उन अंधेरे प्रेतों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अराजकता और अंधेरा ही उनका घर था। इसके अलावा अराजकता में फंसने के बाद उबरना असंभव नहीं था। शक्तिशाली रक्त प्रतिभाओं वाले ये काले प्रेत अराजकता की स्थिति को उलझ सकते हैं। सामान्य काले प्रेतों की तुलना में उनके लिए अराजकता की स्थिति से उबरना ज्यादा आसान होगा। वांग टेंग के पास अंधकार का हृदय, अधोलोक का शरीर और रक्त देवता का शरीर था। अगर वह अराजकता और अंधकार में भी गिर जाता तो भी उसके ठीक होने की पूरी संभावना थी। वह सोच रहा था कि उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यही कारण था कि वांग टेंग चिंतित था। इसलिए उन्होंने स्वयं को अराजकता और अंधकार में जाने देने का साहस नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ भी घटित हो सकता था जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। वांग टेंग का ध्यान फिर से गुण सूची पर गया। इन शैतानी दैत्य ग्रंथों के अलावा कुछ शैतान सम्राट ग्रंथों में भी सुधार हुआ था, लेकिन उन्होंने केवल एक बार ही देखा और उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसे शैतान सम्राटों के धर्मग्रंथ पसंद नहीं थे, लेकिन ये शैतान टाइटन धर्मग्रंथ ही उसके लिए काफ़ी थे। ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। हालांकि भविष्य में जब वह कैस कॉन्स्टेलेशन स्क्रिप्चर का निर्माण करेगा तो वह उनका उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। दूसरों के अनुभवों से सीखना नए कौशल सीखने का एक तरीका है। वांग टेंग हमेशा इस बात पर जोर देते थे, इसलिए उन्हें सभी प्राथमिक स्तर के धर्मग्रंथ पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने किसी भी चीज़ को अस्वीकार नहीं किया। फिर उसने युद्ध तकनीकों की विशेषताओं पर गौर किया। उसे डार्क अपैरिशंस की युद्ध तकनीकों में दिलचस्पी थी। उनमें से कुछ बेहद शक्तिशाली थीं और रक्त देवता क्लोन को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकती थीं। ब्लड विल कौशल और ब्लड गॉड वेदी की मदद से ब्लड गॉड क्लोन ज्यादा कौशलों का प्रदर्शन कर पाएगा। इसलिए उसे उन्नत स्तर की युद्ध तकनीकों की बल आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शैतान ज्वाला मुट्ठी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट चरण 3500/10,000 छोटी उपलब्धि। शैतान ज्वाला पर्लबड उच्च स्तरीय शैतान सम्राट 2700/10,000 छोटी उपलब्धि। विशाल प्रेत युद्ध गदा उच्च स्तरीय शैतान सम्राट 5000/10,000 छोटी उपलब्धि। विशाल प्रेत युद्ध कुल्हाड़ी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट उच्च स्तरीय शैतान सम्राट 4500/10,000 छोटी उपलब्धि। विशाल प्रेत मुट्ठी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट चरण 6000/10,000 छोटी उपलब्धि। डार्क वैनम डस्ट विकास 5000/30,000 बड़ी उपलब्धि। विशाख चेहरा शैतान टाइटन चरण 3000/5000 अच्छी तरह से वाकिफ। ब्लड डेविल बैटल ब्लेड डेविल टाइटन स्टेज 4500/10,000 विशेष। रक्त शैतान मुट्ठी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट चरण 5500/10,000 छोटी उपलब्धि। ब्लड मिस्ट क्लॉ मध्य स्तरीय शैतान सम्राट 4000/5000 विशिष्ट। रक्त ब्लेड कौशल मध्य स्तरीय शैतान सम्राट 3300/5000 विशिष्ट। रक्त पायथन तलवार कौशल मध्य स्तरीय शैतान सम्राट 2800/5000 विशिष्ट। ब्लड स्लेयर डेविल हेल्बर्ट पीक डेविल टाइटन 4500/10,000 विशेष। ब्लड शार्क विप डेविल टाइटन स्टेज 3800/10,000 विशिष्ट। अल्पविराम युद्ध तकनीक की विशेषताओं की एक और श्रृंखला वांग टेंग के सामने प्रकट हुई। वह थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने महसूस किया कि इसमें शास्त्रों की तुलना में युद्ध तकनीक की विशेषताएं अधिक थीं। हालांकि इनमें से अधिकांश युद्ध तकनीकें पहले ही प्राप्त की जा चुकी थीं। उनमें से केवल एक हिस्सा ही नया था। शैतानी ज्वाला मुट्ठी और शैतानी ज्वाला पर्लबड भेड़सिर शैतान जाति की युद्ध तकनीकें थीं। वे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक पहुंच सकते थे। उसे पहले भी डेविल फ्लेम फिस्ट मिला था, लेकिन उस समय वह विशिष्ट स्तर पर था। अब वह छोटी उपलब्धि के स्तर पर पहुंच गया था और एक स्तर ऊपर था। जहां तक डेविल फ्लेम हेल्बर्ट की बात है, यह एक हेल्बर्ट युद्ध तकनीक थी जो उसे अभी अभी मिली थी। यह अग्नि और अंधकार तत्व युद्ध तकनीक भी थी। ये शक्तिशाली थी और छोटी उपलब्धि के स्तर तक पहुंच चुकी थी। भेड़ सिर वाली शैतान जाति के कई काले प्रेत थे जो शैतानी ज्वाला पर्लबड का इस्तेमाल करते थे। उनकी खूबियों ने वांग टेंग को इस युद्ध तकनीक में महारत हासिल करने में मदद की और उसे छोटी उपलब्धि के स्तर तक पहुंचाया। अगला था विशाल प्रेत कबीले की युद्ध तकनीकें। ये तीन थीं: विशाल प्रेत युद्ध गदा, विशाल प्रेत युद्ध कुल्हाड़ी और विशाल प्रेत मुट्ठी। उन्हें अभी अभी अंतिम दो युद्ध तकनीकें प्राप्त हुई हैं।
हालांकि ये तीनों युद्ध तकनीकें छोटी उपलब्धि के स्तर पर थीं। उनकी महारत एक जैसी थी, इसलिए कोई अंतर नहीं था। इसके अलावा वे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट युद्ध तकनीकें भी थीं। वे शक्तिशाली थीं और अच्छे आक्रामक कौशल भी थे। ये तीनों युद्ध तकनीकें विशालकाय प्रेतों के गुणों के अनुकूल थीं। वे अपने भौतिक शरीर का पूरा लाभ उठा सकते थे। ये भी वांग टेंग का लाभ था, जिसमें रक्त देवता क्लोन भी शामिल था। अपने क्लोन के रूप में उसका भौतिक शरीर कमजोर कैसे हो सकता है? फिर शैतान की जाति की युद्ध तकनीक थी। डार्क वैनम डस्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। ये शैतान पतंगे की एक खास युद्ध तकनीक थी। लगभग हर शैतान पतंगा इस कला को जानता था। एक बार युद्ध के मैदान में इसका इस्तेमाल हो जाए तो यह मुसीबत बन जाती थी। यह युद्ध तकनीक थोड़ी खास थी। यह एक विकास प्रकार की युद्ध तकनीक थी जो शैतान पतंगे के काले प्रेत के शक्तिशाली होने के साथ साथ बढ़ सकती थी। उदाहरण के लिए, एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के अंधेरे प्रेत का काला विषधूल निश्चित रूप से एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट के विषधूल से ज्यादा शक्तिशाली था। उसका जहर और भी भयानक था। वांग टेंग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह युद्ध तकनीक बड़ी उपलब्धि के स्तर पर पहुंच गई थी। इसकी निपुणता अन्य अधिकांश युद्ध तकनीकों से कहीं अधिक थी। इसके अलावा बड़ी उपलब्धि के चरण तक पहुंचने के बाद अगले चरण तक पहुंचने के लिए उसे 30,000 गुण अंकों की आवश्यकता थी। गुणों की यह ऊपरी सीमा किसी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट की युद्ध तकनीक से कमतर नहीं थी। इससे ये देखा जा सकता है कि इस युद्ध तकनीक की शक्ति एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट की उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर की युद्ध तकनीक के बराबर थी। युद्ध तकनीक विशेषता को विषाक्त चेहरा कहा जाता था। वांग टेंग को तुरंत ब्लैक फेस बैटल तकनीक याद आ गई, जिसका उपयोग हेजली ने तब किया था जब वह डेविल मॉथ रेस की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा के साथ लड़ रहा था। ये रक्त बवंडर एक विशेष युद्ध तकनीक थी जो उसे निगल सकती थी। आखिरकार रक्त बवंडर शैतान सम्राट के चरम पर एक युद्ध तकनीक थी। इसे आसानी से निगला नहीं जा सकता था। बेशक अगर हेजली वांग टेंग से अधिक शक्तिशाली नहीं होता तो वह ये काम इतनी आसानी से नहीं कर पाता। वांग टेंग ने अपने विचार वापस ले लिए और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने इस युद्ध तकनीक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और चकित रह गया। अंतरिक्ष की शक्ति। ये युद्ध तकनीक अंतरिक्ष की शक्ति से प्रेरित थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह व्यक्ति अपने रक्त बवंडर को निगलने में सक्षम था, जो कि किसी अन्य स्थान में प्रवेश कर गया था और मुक्त नहीं हो पा रहा था। यह अंतरिक्ष पर उच्चस्तरीय शैतान सम्राट का प्रभाव था। उसने अपने दुश्मन के हमले को विषैले चेहरे से बने अंतरिक्ष में कैद कर दिया। दरअसल यह ज्यादा जटिल नहीं था। सिद्धांत अपेक्षाकृत सरल था। अगर आपके पास अंतरिक्ष प्रतिभा न भी हो तब भी आप इस युद्ध तकनीक को समझ और इस्तेमाल कर सकते थे। अंतरिक्ष प्रतिभा के स्वामी के रूप में वांग टेंग को इस युद्ध तकनीक को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हालांकि इस युद्ध तकनीक में जहर और काली ताकतें भी शामिल थीं। ये तीन तत्वों का एक संयोजन था। सौभाग्य से ये वांग टेंग के लिए कोई समस्या नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें ये गुण पहले से ही मौजूद थे। यदि वह प्रकाश ब्रह्मांड का एक मार्शल योद्धा होता तो वह इस युद्ध तकनीक का अभ्यास नहीं कर पाता, भले ही उसके पास ये तकनीक होती। यदि अन्य अंधेरे प्रेतों में विष गुण नहीं होते तो वे भी इस युद्ध तकनीक को विकसित नहीं कर पाते। यह विशेष युद्ध तकनीक साधकों के लिए एक फिल्टर थी। इस विशेष युद्ध तकनीक में कुछ विशेष बात थी जिसे शैतान पतंगे अंधेरे प्रेत विकसित करने में सक्षम थे। विषैला चेहरा एक शैतानी टाइटन स्तरीय युद्ध तकनीक थी। शैतानी पतंगों के अंधेरे प्रेतों के बीच यह एक अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ युद्ध तकनीक थी। केवल उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों और उससे ऊपर के लोगों को ही इसे साधने का अधिकार था। अब वांग टेंग इस युद्ध तकनीक के विशिष्ट चरण तक पहुंच गया था। ये बुरा नहीं था। वांग टेंग नीचे दी गई युद्ध तकनीकों को देखता रहा। अगली दो युद्ध तकनीकें ज़ालानबो से आई थीं। ये उसकी रक्त शैतान विरासत की थीं और ये वही युद्ध तकनीकें थीं जो उसे पहले मिली थीं। इस बार उसकी दोनों युद्ध तकनीकें उभरीं। वे एक स्तर पार कर गईं। ब्लड डेविल बैटल ब्लेड एक डेविल टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक थी। ये निपुणता से विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंच गई थी। ब्लड डेविल फिस्ट एक उच्च स्तरीय डेविल सम्राट की उच्च स्तरीय डेविल सम्राट स्तर की युद्ध तकनीक थी। यह विशेषज्ञता से छोटी उपलब्धि तक पहुंच गई थी। ज़ालानबो की रक्त शैतान मुट्ठी पर पकड़ निस्संदेहाधिक थी। ये सामान्य बात थी। एक शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक को विकसित करना आसान नहीं था। वह पहले से ही प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली था क्योंकि वह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर पर रहते हुए ही विशेषज्ञता प्राप्त करने में सक्षम था। वांग टेंग जैसी विशिष्ट उपस्थितियां दुर्लभ थीं। पूरे ब्रह्मांड में भी उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। वांग टेंग अभी भी उत्साहित था। उसके रक्त शैतान मुट्ठी के लिए छोटी उपलब्धि के स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। अगर रक्त देव क्लोन इस युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करता तो वह निश्चित रूप से प्रथम स्तरीय उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को हिला सकता था। ये भयानक था।
अपने से एक स्तर ऊंचे किसी से लड़ना कोई मजाक नहीं था। मजबूत बुनियाद और शक्तिशाली कौशल के बिना ये मुकाम हासिल करना नामुमकिन था। अंतिम कुछ युद्ध तकनीकें पिशाच जाति, रक्त कातिल जाति और रक्त शार्क जाति से आईं। ब्लड मिस्ट क्लॉ, ब्लड ब्लेड स्किल और ब्लड पायथन स्वॉर्ड स्किल, ये सभी वैम्पायर युद्ध तकनीकें थीं। ये मध्यम स्तर की शैतान सम्राट स्तर की युद्ध तकनीकें भी थीं। वांग टेंग को ये युद्ध तकनीकें पहले भी प्राप्त हुई थीं। वह ब्लड मिस्ट क्लॉ के लिए पहले ही विशेष चरण तक पहुंच चुका था, लेकिन इस बार उसे कोई सफलता नहीं मिली। वह अभी भी विशेष चरण में था, लेकिन उसकी विशेषताएं बढ़ गई थीं। बाकी दो युद्ध तकनीकों में तो वह पहले ही निपुणता प्राप्त कर चुका था। इस बार उसने कई विशेषताएं सीखीं और उन्हें विशेषज्ञता की अवस्था तक पहुंचाया। ब्लड स्लेयर डेविल हेलबर्ड ब्लड स्लेयर रेस की एक युद्ध तकनीक थी। ये डेविल टाइटन स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी और अन्य डेविल टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वांग टेंग को ये युद्ध तकनीक पहले भी मिली थी और उन्होंने इसमें विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। इस बार उनकी विशेषता में 3000 अंक की वृद्धि हुई, जो बुरा नहीं था। वह छोटी उपलब्धि के चरण के एक कदम और करीब पहुंच गए थे। इस युद्ध तकनीक का स्तर बढ़ाना निस्संदेह कठिन था, यहां तक कि ज़ारोसा और ज़ासलुन भी छोटी उपलब्धि के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। ज़ासलुन रक्त संहारक जाति का एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट था। वह अभी भी विशिष्ट अवस्था में था। इससे पता चलता था कि रक्त संहारक शैतान हालबर्ड को साधना कितना कठिन था। ब्लड शार्क व्हिप ब्लड शार्क कबीले की एक युद्ध तकनीक थी। ज़ादिया ने इसे समझ लिया था, इसलिए उसकी समझ फिर से बढ़ गई। यह विशेषज्ञता के स्तर पर पहुंच गई थी। वांग टेंग ने उसके गिराए हुए विशेषता बुलबुले उठा लिए और ब्लड शार्क व्हिप पर उसकी महारत विशिष्ट स्तर पर पहुंच गई। अगर उसे पता चलता तो वह क्या सोचती। ज़ाडिया के उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक पहुंचने के बाद ब्लड शार्क व्हिप को विशिष्ट स्तर तक पहुंचाने से पहले उसने साधना और आत्मज्ञान में काफ़ी समय बिताया। उसे नहीं पता था कि ऐसा करने से दूसरों को भी विशेषताएं मिल जाएंगी। वांग टेंग बहुत प्रसन्न हुए जब उन्होंने युद्ध तकनीक विशेषताओं की पंक्तियों को देखा। इस तरह अंधेरे प्रेत युद्ध की उसकी अधिकांश तकनीकों में काफ़ी सुधार हुआ। उसकी क्षमता में एक और कदम और आगे बढ़ गया। इतना ही नहीं, वांग टेंग की क्षमता सिर्फ बढ़ी ही नहीं, वह अन्य गुणों को देखता रहा। प्रतिभा डेविल मॉथ फिजिक 16,000 बटा 30,000 तीसरा रैंक। शैतान भीड़ का शरीर 25,000 बटा 30,000 तीसरा रैंक। विशाल प्रेत काया 24,500 बटा 30,000 तीसरी रैंक। रक्त शैतान काया 45,000 बटा 1,50,000 पांचवां रैंक। अल्पविराम वांग टेंग के मन में कुछ प्रतिभाएं प्रकट हुईं। संबंधित ज्ञानोदय भी प्रकट हुआ। शैतान पतंगे का शरीर वांग टेंग ने तिरस्कार भरी नज़र से देखा। शैतानी पतंगा प्रजाति शैतानी भेड़ प्रजाति से भी ज्यादा घिनौनी थी। नर शैतानी पतंगे प्रजाति के रूप के बारे में सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भयानक, अगर वह ऐसा हो गया तो वह मरना पसंद करेगा। इस बार वांग टेंग ने सचमुच इस शारीरिक प्रतिभा को तुच्छ समझा। सचमुच वांग टेंग ने तुरंत दूसरे फिजिक टैलेंट्स की तरफ देखा। सौभाग्य से बाकी फिजिक टैलेंट्स के गुण बढ़ गए थे। उसे राहत मिली। इतना खराब भी नहीं। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और नीचे दिए गए 3 फिजिक टैलेंट गुणों को देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शैतान भेड़ का शरीर और विशालकाय प्रेत का शरीर अभी भी तीसरे क्रम पर थे, लेकिन उनके गुण 20,000 से ज्यादा अंक तक पहुंच चुके थे। वे तीसरे क्रम की ऊपरी सीमा के बहुत करीब थे। वे किसी भी समय इसे तोड़ सकते थे। वांग टेंग को सबसे अधिक आश्चर्य उसकी रक्त शैतानी काया से हुआ। ब्लड डेविल फिजिक 30,000 से ज्यादा पॉइंट्स बढ़कर 45,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया। यह 1,50,000 पॉइंट्स के एक तिहाई से भी कम था, लेकिन यह एक चमत्कार ही था कि यह इतना बढ़ गया। दुर्भाग्य से मुझे कोई और प्रतिभा विशेषताएं नहीं मिलीं। वांग टेंग थोड़ा असंतुष्ट था। अल्पविराम डार्क फ्लेम डोमेन 2100 बटा 3000 तीसरे स्तर का एकीकरण चरण। डेविल मॉथ डोमेन 2300 बटा 3000 तीसरे स्तर का एकीकरण चरण। डार्क डोमेन 2500 बटा 3000 तृतीय स्तरीय एकीकरण चरण। विशालकाय प्रेत डोमेन 2500 बटा 3000 एकीकरण चरण तीसरा स्तर। ब्लड डेविल डोमेन 3200 बटा 4000 चौथे स्तर का एकीकरण चरण। ब्लड शार्क डोमेन 2200 बटा 3000 तीसरे स्तर का एकीकरण चरण। ब्लड पायथन डोमेन 1800 तीसरे स्तर का एकीकरण चरण। ब्लड स्लेयर डोमेन 2600 बटा 3000 तीसरे स्तर का एकीकरण चरण। ब्लड वुल्फ डोमेन 1200 एकीकरण चरण तीसरा स्तर। रक्त चमगादड़ डोमेन 1500 तीसरे स्तर का एकीकरण चरण। अल्पविराम वांग टेंग ने डोमेन विशेषता को देखते ही गहरी सांस ली। वे सभी तीसरे या उससे ऊपर के रैंक पर थे।
जैसे ही विशेषता बुलबुले वांग टेंग द्वारा अवशोषित किए गए, उनके अधिकांश अंधेरे प्रेत डोमेन तीसरे स्तर के एकीकरण चरण में पहुंच गए। यहाँ तक कि उनके तीसरे स्तर के एकीकरण चरण के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ था। उन्हें और अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि एकीकरण चरण में केवल एक ही चौथा रैंक डोमेन था, जो कि ज़ालानबो का ब्लड डेविल डोमेन था। इन उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों में एकीकरण चरण का चौथा स्तर डोमेन अभी भी अत्यंत दुर्लभ था। बहुत कम लोग इसे समझ पाते थे। वांग टेंग ने पिछले 5 डोमेन को रक्त सागर डोमेन में मिला दिया था। अब इसमें वृद्धि हुई और रक्त सागर डोमेन भी बढ़ गया। रक्त सागर डोमेन 2800/3000 एकीकरण चरण तीसरा स्तर। 2800 अंक की विशेषताएं। लगता है मेरा ब्लड सी डोमेन जल्द ही चौथे स्तर के एकीकरण चरण में पहुंच जाएगा। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। उसका रक्त सागर क्षेत्र अब असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गया था। हर बार जब वह किसी दुश्मन का सामना करता तो वह अपने रक्त सागर क्षेत्र का इस्तेमाल करता। उसकी रक्त दुनिया के साथ उसकी शक्ति अद्भुत थी। अंततः उत्पत्ति के नियमों की शक्ति में वृद्धि हुई। विष की उत्पत्ति 6500/30,000 तीसरा क्रम। अल्पविराम। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और दंग रह गया। मूल विशेषता के कानूनों की केवल एक शक्ति गुलाब। पिछली विशेषताओं की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। एक पल के लिए वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वांग टेंग अवाक रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और थोड़ा निराश महसूस किया। कोई बात नहीं, इस बार मुझे पर्याप्त गुण प्राप्त हुए। उसने सोचना बंद कर दिया और चमकती आंखों से आगे देखा। फिर वह एक प्रकाशपुंज में बदल गया और शून्य की गहराई की ओर तेजी से बढ़ गया। उसकी गति पहले से भी तेज हो गई थी। वांग टेंग, तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें मिल गया? राउंड बॉल की आवाज़ उसके दिमाग में कौंधी। वांग टेंग ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता? राउंड बॉल अवाक रह गया। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि यहाँ कुछ ऐसा होगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं देखने आया हूँ। वांग टेंग शांति से मुस्कुराया। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या है। राउंड बॉल हैरान था। क्या शून्य की गहराई में कुछ ऐसा था जिसने वांग टेंग को आकर्षित किया? ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इसे महसूस कर पा रही हो। लगता है तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इस खालीपन में भी एक मौका मिल गया। एक और आवाज़ सुनाई दी। यह आईसी थी। एक दिव्य स्तर की उपस्थिति के रूप में उसे ऐसी रहस्यमय चीज़ों की बेहतर समझ थी। वांग टेंग मुस्कुराया और चुप रहा। उसने उन्हें यह नहीं बताया कि वह अराजकता नक्षत्र शास्त्र खोज रहा था। राउंड बॉल और आईसी चुप रहे, लेकिन वे उत्सुकता से भरे हुए थे। उन्हें चिंता थी कि वांग टेंग का क्या सामना होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस शून्य में समय की अवधारणा थोड़ी धुंधली सी लग रही थी। वह बेहद धीमा और नीरस लग रहा था। सौभाग्य से वांग टेंग एक ऐसा व्यक्ति था जो अकेलेपन को सहन कर सकता था। साधना के लिए वह ये सब सहन कर सकता था। अल्पविराम। दूसरी ओर रक्त देवता क्लोन ने गुणबुलबुले को अवशोषित करने के बाद शेष अंधेरे प्रेतों को देखा। मिलने आना। उसके मुंह से एक शांत आवाज निकली। तीनों जातियों के काले प्रेत उसके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे तुरंत उड़कर उसके पास आए, लेकिन रक्त देवता वेदी की शक्ति के कारण वे उसके ज्यादा पास नहीं पहुंच सके। रक्त देवता क्लोन ने भौहें चढ़ाईं। वह बाहर निकला और रक्त देवता वेदी के बाहर पहुंचा। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और 3 काली प्रेतों के सामने खड़ा हो गया। वह लंबा नहीं था। भेड़ सिर वाली शैतान जाति, विशालकाय शैतान जाति और शैतान पतंगे जैसी काली प्रेतों के सामने वह एक छोटा आदमी लग रहा था। हालांकि जब तीनों जातियों के काले प्रेत उसके सामने आए तो उनके चेहरों पर जटिल भाव थे। उनमें एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट का सामना करने वाला उच्च स्तरीय शैतान सम्राट जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि वे भय और हताशा से भरे हुए थे। अन्य लोग यदि ये देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तुम यहाँ आओ। रक्त देवता क्लोन ने भीड़ को देखा और एक विशाल शैतान जाति के काले प्रेत की ओर इशारा किया। मैं। विशाल शैतान जाति के काले प्रेत ने असमंजस में अपनी ओर इशारा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग टेंग क्या करना चाहता है और कौन हो सकता है। मैं किसी और की तरफ इतना बड़ा क्यों इशारा करूंगा? रक्त देवता क्लोन ने गुस्से से जवाब दिया। वह विशालकाय प्रेत बहुत अधिक आकर्षक नहीं लग रहा था। हालांकि उन्होंने इस लड़के को इसलिए चुना क्योंकि दूसरा पक्ष बहुत बुद्धिमान नहीं था। ओह! विशाल शैतान जाति का काला प्रेत हैरान रह गया। उसने आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत रक्त देवता क्लोन की ओर चल पड़ा। बाकी अंधेरे प्रेत एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें भी नहीं पता था कि रक्त देवता क्लोन क्या योजना बना रहा है, लेकिन चाहे जो भी हो, वे पहले चुने जाने वाले नहीं थे। वे उस विशाल शैतान को उस इलाके का पता लगाने के लिए दौड़ लगाने दे सकते थे। घुटने टेको। रक्त देवता क्लोन ने कहा। आप। यह विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत एक उच्च कोटि का शैतान सम्राट था।
रक्त देवता क्लोन की बातें सुनकर वह क्रोधित हो गया और अपमानित महसूस करने लगा। क्या तुम विरोध करना चाहते हो? रक्त देवता क्लोन ने आंखें सिकोड़कर शांति से पूछा। उसका स्वर शांत था, लेकिन उस विशाल शैतान जाति के काले प्रेत ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसे याद आया कि कैसे इस आदमी ने एक मतभेद के कारण एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को मार डाला था। उसके मन में प्रतिरोध करने का कोई विचार नहीं था। वह बस अपने दिल के गुस्से को दबा सकता था और घुटनों के बल बैठ सकता था। यही तो ठीक है, रक्तदेव क्लोन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मेरी आंखों में देखो। विशाल शैतान जाति के काले प्रेत ने सहज ही उसकी आंखों में झांका। उसकी दृष्टि लाल हो गई और इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने महसूस किया कि उन गहरी लाल आंखों से एक प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति उसके मन में प्रवेश कर रही है। वह स्तब्ध रह गया। उसने विरोध करना चाहा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। दूसरे पक्ष की प्रबल आध्यात्मिक शक्ति के आगे वह तुरंत बेहोश हो गया। तमाशा देख रहे काले प्रेतों को अचानक एक ठंडक महसूस हुई जो उनकी रीढ़ से होते हुए सीधे उनके सिर तक पहुंच गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनमें पूर्वाभास की प्रबल भावना थी। वह क्या कर रहा है? ये तो कोई आध्यात्मिक कौशल लग रहा है। पिशाच रक्तपुत्र को हमारी बात पर यकीन नहीं है। हो सकता है कि उसके मन में कुछ और ही योजनाएं हों। अल्पविराम। बाकी बचे हुए काले भूत प्रेतों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। विशालकाय शैतान जाति का वह काला प्रेत एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट था। फिर भी कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो गया। वे जानते थे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उस आदमी की आत्मा की उत्पत्ति नियंत्रित थी, इसलिए शुरू में उसके मन में प्रतिरोध करने का कोई विचार नहीं आया। यही कारण था कि पिशाच रक्तपुत्र इतनी आसानी से सफल हो गया। लेकिन अगर उन्हें पता भी होता तो क्या वे विरोध कर पाते? जवाब स्पष्ट था, नहीं। वे उसे अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे। उनके चेहरे पर बहुत ही भद्दी भावभंगिमाएं थीं। उन्होंने पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। कुछ देर बाद विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत जाग उठा। वह उलझन में था। मुझे क्या हुआ? शेष अंधेरे प्रेतों ने जब उसकी अभिव्यक्ति देखी तो उनके हृदय में ठंडक महसूस हुई। ये भयावह था। ये किस प्रकार का कौशल था? अब तुम्हारी बारी है। रक्त देवता क्लोन ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। बाकी बची काली प्रेतात्माएं बेकाबू होकर एक कदम पीछे हट गईं। उनके हाव भाव बदलते रहे और वे उसे भयभीत दृष्टि से देखते रहे, मानो उनके सामने कोई राक्षस खड़ा हो। डरो मत, दर्द नहीं होगा। रक्त देवता क्लोन ने उन्हें धीरे से दिलासा दिया। उसे देखो, यह एक सपने जैसा है। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। शेष अंधेरे प्रेत अवाक थे। क्या आपको लगता है कि हम आप पर विश्वास करेंगे? उनकी नज़रों में खून से लाल, बिना चेहरे वाला मुखौटा पहने पिशाच रक्तपुत्र किसी शैतान जैसा था। वह उन जैसे काले प्रेतों से भी ज्यादा डरावना था। रक्त देवता क्लोन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और शैतानी पतंगे के काले प्रेत को फिर से देखा। तुम यहाँ आओ। मैं शैतान पतंगा अंधेरा प्रेत रोना चाहता था। अल्पविराम। वांग टेंग को समझ नहीं आ रहा था कि रक्त देवता क्लोन क्या कर रहा है। उसे पता ही नहीं था कि वह कब से उड़ रहा था। उसे लगा कि संतुलन का एहसास और भी गहरा होता जा रहा है, मानो स्रोत दूर नहीं है। लगभग पहुंच ही गया हूं, मुझे लग रहा है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। उसने अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ गया। ये भावना और प्रबल होती गई। उसे पता था कि वह सही जगह पर आया है। ये जगह उसे जरूर एक अलग ज्ञान देगी। धमाका। उसने अपना स्पेस फ्लैश चालू किया और शून्य में आगे पीछे घूमने लगा। खैर, उसे स्पेस विशेषताएं बहुत मिल चुकी थीं, इसलिए उसे स्पेस विशेषताएं न होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने बार बार अपना स्पेस फ्लैश इस्तेमाल किया। जैसे जैसे वह पास आता गया, यह एहसास और गहरा होता गया। कुछ देर बाद अचानक उनके सामने एक रोशनी प्रकट हुई। रोशनी। वांग टेंग दंग रह गया। वह अचानक रुक गया और दूर उस दिशा में देखने लगा जहां से रोशनी आ रही थी। उसके सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट हुआ। दूर से रंग बिरंगी रोशनी की किरणें चमक रही थीं। वे तेज नहीं थीं, बल्कि कोमल लग रही थीं। प्रकाश का स्रोत शून्य में खड़ा एक विशाल तार था। तार बहुत बड़ा था। वह जमीन के किसी टुकड़े या किसी ग्रहमंडल जैसा था। वह शून्य में क्षैतिज रूप से पड़ा था। दूर से भी उसका रूप साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल वांग टेंग और हथेली के बीच अभी भी बहुत बड़ी दूरी थी। फिर भी वह तार अभी भी बहुत बड़ा था। आप बता सकते थे कि वह मूल रूप से कितना बड़ा था? एक हथेली। वांग टेंग हक्का बक्का रह गया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी असली आंख को सक्रिय करके करीब से देखा। धीरे धीरे तार का मूल स्वरूप उनकी दृष्टि में प्रकट हुआ। पता चला कि यह कोई असली तार का पेड़ नहीं था। यह अलग अलग रंगों के छोटे छोटे कणों से बना था। ये कण गैस की तरह इकट्ठा होकर तार के पेड़ के आकार में आ गए थे। तार के अंदर तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें थीं। वांग टेंग उन्हें साफ साफ नहीं देख पा रहा था।
अपनी शाश्वत अवस्था वाली वास्तविक आंख से भी वह अंदर की स्थिति नहीं देख पा रहा था। बाहर की रंगीन गैस मानो एक पर्दा बना रही थी, जिससे सब कुछ धुंधला सा हो गया था। ईमानदारी से कहूं तो यह दृश्य वांग टेंग की उम्मीद से परे था। चौंकाने वाला, यह अविश्वसनीय था कि ब्रह्मांड में ऐसी विचित्र उपस्थिति थी। हालांकि जब उन्होंने अलग अलग बल उतार चढ़ाव को महसूस किया तो उन्हें अचानक कुछ समझ में आ गया। धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी, हवा, बिजली, जहर, बर्फ, प्रकाश, अंधकार, यहाँ वह सभी बल उतार को महसूस कर सकता था। ये बल उतार सूक्ष्म रूप से अपना संतुलन बनाए रखते थे। फिलहाल वांग टेन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे ये संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। हालांकि वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि ये शक्तियां संतुलन की स्थिति में थीं। कोई टकराव नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी एक अलग व्यवस्था बना ली हो। वे शून्य की गहराइयों में चुपचाप काम कर रहे थे जहां कोई उन्हें देख नहीं सकता था। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि उसे सही जगह मिल गई है। वांग टेंग, ये जगह अद्भुत है। आइसीत ने एक क्षण की चुप्पी के बाद अचानक अपना मुंह खोला। आप बता सकते हैं कि उसका स्वर बहुत शांत नहीं था। बिल्कुल, अगर नहीं तो मैं इतनी मेहनत से क्यों खोजूंगा और यहाँ आने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाऊंगा? वांग टेंग ने जवाब दिया। ये जगह अजीब है, मुझे लगता है कि मुझे इससे कुछ ज्ञान मिल सकता है। आइसीत की आवाज़ अचानक बदल गई। ये जगह राजसी, पवित्र और ठंडी थी, मानो कोई देवी बर्फ पर बैठी हो। तुम आइसीत की मेजबान आत्मा हो। वांग टेंग दंग रह गया। मेजबान आत्मा का बाहर आना दुर्लभ था। ज्यादातर समय शाखा आत्मा बाहर ही रहती थी। खैर, शाखा आत्मा सब कुछ देख, सुन और महसूस कर सकती थी। मेजबान आत्मा सब कुछ महसूस कर सकती थी। कोई फर्क नहीं था। हाँ, आइसीत का हथेली के आकार का शरीर वांग टेंग के कंधे पर प्रकट हुआ। उसने चमकती आंखों से उस अजीब हथेली को देखा। ये दुर्लभ है। वांग टेंग मुस्कुराया। ये स्थान शायद मेरे लिए कुछ मददगार हो सकता है, आइसीत ने सीधे कहा। इसका मतलब है कि तुमने वांग टेंग का फायदा उठाया। राउंड बॉल वांग टेंग के दूसरे कंधे पर आकर हंसने लगा। अच्छा काम। वांग टेंग ने राउंड बॉल को अंगूठा दिखाया। एक स्मार्ट टीममेट का महत्व। अगर वांग टेंग ने भी वही कहा होता जो राउंड बॉल ने कहा तो अच्छा नहीं होता। दूसरी ओर राउंड बॉल ने वांग टेंग पर एहसान किया था। आइसीत ने पहले ही वांग टेंग के साथ एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उस पर एहसान करती है या नहीं। हालांकि उनके आध्यात्मिक अनुबंध की एक समय सीमा थी। 300 साल बाद अगर वांग टेंग शाश्वत स्तर तक नहीं पहुंचता तो क्या वह उसे अपना गुरु मानने को तैयार होगी? यह ऐसी बात थी जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी। अब आइसीत पर उसके बहुत से एहसान थे। अगर उसने अंत में वांग टेंग को अस्वीकार भी कर दिया तो भी वह उसके प्रति ऋणी महसूस करेगी। उस समय उसे अस्वीकार करना आसान नहीं होगा। बेशक वांग टेंग उसे अस्वीकार करने का मौका नहीं देंगे। जब तक वह एक बार उसकी ड्रैगन थी, वह जीवन भर उसकी ड्रैगन ही रहेगी। वह भाग नहीं सकती थी। आइसीत एक पल के लिए चुप हो गई। उसने राउंड बॉल को ठंडी नज़रों से देखा। राउंड बॉल के रोंगटे खड़े हो गए और वह शर्मिंदगी से मुस्कुरा दी। सच में, किसी औरत को, खासकर अमर स्तर की मादा ड्रैगन को, उकसाना नहीं चाहिए। आइसीत ने अपनी नज़रें हटा लीं और कहा, मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। तुम बहुत विनम्र हो। हम दोस्त हैं। तुम मेरे साथ किसी अजनबी जैसा व्यवहार कर रहे हो। वांग टेंग मुस्कुराया और हाथ हिलाया। आइसीत ने उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर बेकाबू होकर आंखें घुमाईं। राउंड बॉल के साथ फ्लर्ट करने वाला कौन था? क्या उसे लगता था कि वह अंधी है? वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, ब्रांच क्लोन? मेजबान आत्मा, आइसीत ने ठंडे स्वर में कहा। हाँफ, वांग टेंग हाँफते हुए बोला। मेजबान आत्मा ने जिस तरह आंखें घुमाईं वह शाखा आत्मा से ज्यादा आकर्षक थी, हालांकि वह एक मादा ड्रैगन थी। ऐसी नज़र क्यों है? आइसीत ने अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा। कुछ नहीं। वांग टेंग तुरंत पलट गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हैरानी की बात यह थी कि आइसीत ने उससे सवाल करना जारी नहीं रखा। उसने विषय बदल दिया। यह क्या है? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। आइसीत ने कहा, आपकी वर्तमान क्षमता के साथ यदि आप मेरी क्षमता का एक हिस्सा भी जारी कर दे तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी शक्ति को और अधिक मुक्त करने में आपकी मदद करूं? वांग टेंग ने अपनी बाहें उठाईं और हवा में ही रुक गए। अध्याय 3571, एक अजीब ताड़ का पेड़। आइसीत का एक अनुरोध फिर से खुल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में एक सफलता। 2। राउंड बॉल ने आइसीत को आश्चर्य से देखा। यह मादा ड्रैगन अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहती थी। वह क्या करने की योजना बना रही थी? ये सही है। आइसीत ने छिपना बंद कर दिया और सिर हिलाया। ये जगह खास है। इसे समझने के लिए मुझे अपनी शक्ति को और बढ़ाना होगा और एक उच्चतर क्षेत्र तक पहुंचना होगा। इस तरह मैं और भी कुछ हासिल कर पाऊंगा।
वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ। उसकी आंखें चमक उठीं। वह अस्वीकार करने की जल्दी में नहीं था। आइसीत सही थे। ऊंची अवस्थाओं से आपको कुछ खास जगहों पर ज्यादा फायदा होगा। ये बात बहुत से लोग जानते थे। ये समझा जा सकता था कि आइसीत अपनी शक्ति को और अधिक मुक्त करना चाहती थी। आखिरकार ऐसी जगह मिलना मुश्किल था। चूंकि उसे ये मिल गई थी, इसलिए वो इसे जाने नहीं दे सकती थी। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे कुछ अनुमान हैं। अपनी स्वर्गीय क्षमता के साथ मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तुम ब्रह्मांड स्तर पर हो। आइसीत ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका आशय स्पष्ट था। वांग टेंग को अब ब्रह्मांड स्तर की युद्ध शक्ति की आवश्यकता थी। स्वर्गलोक की युद्ध शक्ति में अभी भी बहुत अंतर था। तुमने मुझे आश्वस्त कर दिया है। वांग टेंग अचानक मुस्कुराया। चूंकि वह आइसीत पर एक एहसान करना चाहता था, तो उसे यह काम ठीक से करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह बहुत क्रोधित हो जाएगा। इसके अलावा अपनी वर्तमान क्षमता के साथ वह ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं से डरता नहीं था। भले ही वह आइसीत को ब्रह्मांड स्तर तक खोल दे, तो भी उस पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वह आध्यात्मिक अनुबंध से बंधी हुई थी। अगर उसे इन मुद्दों पर विचार करना भी पड़ा, तो 300 साल बाद। सच में, आइसीत की आंखें चमक उठीं। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पहले तो उसने सोचा कि वांग टेंग बहुत देर तक हिचकिचाएगा और शायद मानेगा भी नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने कम समय में मान जाएगा। वह बहुत साहसी था। जरूर, वांग टेंग मुस्कुराया। धन्यवाद। आइसीत ने उसे गौर से देखा। वांग टेंग ने कहा, मैंने कहा कि हमारे बीच इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे इस अमर स्तर की मार्शल योद्धा से बहुत उम्मीदें थीं, इसलिए उसने उस पर अधिक प्रयास करने में कोई आपत्ति नहीं की। वो फिर से ऐसा कर रहा है। राउंड बॉल ने मुंह बनाया। ये तो पक्का था कि ये बंदा किसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। रुको, ड्रैगन हॉर्ट को रोकने की। आइसीत ने और कुछ नहीं कहा। अपनी उम्र में उसने बहुत कुछ देखा था, इसलिए वह वांग टेंग के विचारों को समझ सकती थी। हालांकि उसके साहस के लिए उसके मन में एक अलग ही सम्मान था। वह पहले से ही अपनी आत्मिक अवस्था में थी, इसलिए उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। एक शक्तिशाली प्रतिभा और स्वर्ग विरोधी भाग्य वाली प्रतिभा उसे उसके चरम पर वापस लाने में मदद कर सकती है। ऐसे में मैं इसे तुम्हारे लिए खोल दूं। वांग टेंग ने एक पल सोचा और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती निकाला और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। आइसीत की आंखें चमक उठीं। वह बर्फ नीली रोशनी की किरण में बदल गई और सींग रहित आइस ड्रैगन पल में उड़ गई। वांग टेंग के माथे पर एक सुनहरी चमक उभरी। उसका आध्यात्मिक शरीर तुरंत सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती में बदल गया। इस अवस्था में उसका आध्यात्मिक शरीर उसके भौतिक शरीर को छोड़ सकता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जा रही थी और उसका आध्यात्मिक शरीर और भी दृढ़ होता जा रहा था। उसमें से एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी और वह दिव्य लग रहा था। जब वह सींग रहित बर्फ ड्रैगन पल के बर्फ के मैदान पर दिखाई दिया, तो आइसीत आश्चर्यचकित रह गया। कैसा दृढ़ आध्यात्मिक शरीर, आइसीत ने मन ही मन कहा। वह अमर स्तर पर थी और उसने हर तरह की प्रतिभाएं देखी थीं। लेकिन वांग टेंग अलग था। उसने अपने जीवन में इतना भयानक आध्यात्मिक शरीर कभी नहीं देखा था। ब्रह्मांड स्तर के शिखर पर एक योद्धा का आध्यात्मिक शरीर ब्रह्मांड स्तर के योद्धा के आध्यात्मिक शरीर के बराबर था। भले ही वह ब्रह्मांड स्तर के केवल तीसरे स्तर पर या उससे भी नीचे था, फिर भी यह अविश्वसनीय था। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। वांग टेंग जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। फिर वह ऊपर तैरता हुआ आया और नीचे बर्फ के मैदान को देखने लगा। उनके दर्शन में एक विशाल प्राचीन रून सरणी प्रकट हुई। जब उसने आइसीत को खोला, तब तक वह इस सरणी की जांच कर चुका था और जानता था कि यह क्या है। फिर भी सुरक्षा के लिए उसने फिर से इसकी जांच की। वांग टेंग की वर्तमान संत स्तर की रून महारत के साथ वह आइसीत की अधिक क्षमता को उजागर कर सकता है। उसका ध्यान तुरंत उस दरार पर गया जो खुल गई थी। उसके माथे से आध्यात्मिक गतिशीलता प्रवाहित हुई। वांग टेंग के हस्तक्षेप के कारण आयामी दरार के चारों ओर प्राचीन बर्फ के रन धीरे धीरे चलना बंद हो गए। इससे पहले वांग टेंग ने प्राचीन बर्फ के रूनों का एक हिस्सा रोक दिया था। अब वह बस प्रवाह का अनुसरण कर रहा था। ये बहुत आसान था। दरार जैसे जैसे रून्स घूमना बंद होते गए, आयामी दरार और बड़ी होती गई। कड़कड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दरार के नीचे से धीरे धीरे एक शक्तिशाली आभा बाहर निकल रही थी। बर्फ के मैदान के नीचे एक भयावह और विशाल सुनहरी आकृति तैर रही थी। वह थोड़ी बेचैन लग रही थी। धमाका, पलक झपकते ही 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया। पूरा बर्फीला मैदान अचानक हिल उठा। क्रैक क्रैक क्रैक, बर्फ दरक गई। छोटी सी दरार पूरे बर्फ के मैदान के 10वें हिस्से तक फैल चुकी थी। ये निस्संदेह भयावह था। ध्यान रहे, आइसीत मरने से पहले दिव्य स्तर पर थी। अगर उसकी आत्मा ही बची होती, तब भी वह दिव्य स्तर पर ही होती।
अब ब्रह्मांड स्तर की आभा छोड़ने के बाद आयामी दरार बर्फ के मैदान के आकार के केवल 10वें हिस्से तक ही फैलती है। अगर इसे पूरी तरह से छोड़ दिया जाए तो आइसीथ कितना भयानक होगा। वान टेंग ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। उसकी नज़रें हल्की सी झपकी, फिर उसने अपनी आध्यात्मिक गति को वापस समेटा और एक तरफ हट गया। धमाका! अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। बर्फ की परत के नीचे की दरार से प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ उठा और सीधे सींग रहित बर्फ ड्रैगन पल की छत पर जा गिरा। गर्जन! आइसीथ का विशाल शरीर पूरी तरह से प्रकट हो गया। प्रकाश के सुनहरे स्तंभ में नहाया हुआ उसका आभामंडल और भी भव्य होता जा रहा था। कुछ ही सेकंड में वह स्वर्ग भगवान के मंच के शिखर से ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ गई और चढ़ना जारी रखा। प्रथम स्तर ब्रह्मांड स्तर, दूसरा स्तर ब्रह्मांड स्तर, तीसरे स्तर ब्रह्मांड स्तर, चौथा स्तर ब्रह्मांड स्तर। अल्पविराम। आइसीथ की आभा तभी रुकी जब वह चौथे स्तर के ब्रह्मांड स्तर पर पहुंची। उसका बढ़ना बंद हो गया। चौथा स्तर, ब्रह्मांड स्तर। अभी के लिए इतना ही काफी है। वान टेंग का आध्यात्मिक शरीर हवा में तैर रहा था जब उसने दूर बर्फ को देखा। सामान्य मार्शल योद्धा आइसीथ की बराबरी नहीं कर सकते थे। अगर उसके पास सिर्फ उसका आध्यात्मिक शरीर ही बचा होता तो भी ब्रह्मांड स्तर का सींग रहित ड्रैगन पल भयानक शक्तियां छोड़ सकता था। सामान्य मार्शल योद्धा उसी स्तर पर उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वह स्तरों को छोड़ भी सकती थी और ब्रह्मांड स्तर के 5वें या 6ठे स्तर पर किसी से लड़ सकती थी। वर्तमान मंच अभी भी वान टेंग के नियंत्रण में था। यदि वह बहुत शक्तिशाली होती तो वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। कुछ देर बाद बर्फ की परत के नीचे की सुनहरी चमक धीरे धीरे गायब हो गई। आइसीथ का शरीर सिकुड़कर वान टेंग के कंधे पर वापस आ गया। धन्यवाद। इस बार आइसीथ असाधारण रूप से शांत थी। वह पहले जितनी परेशान नहीं थी और उसने फिर से उसका शुक्रिया अदा किया। काफी देर बाहर रहने के बाद शायद उसे इसकी आदत हो गई थी। आखिरकार वो काफी समय से बंद था और वान टेंग के झांसे में आ गया था। वो थोड़ा दुखी था। अब धीरे धीरे उसने इसे स्वीकार कर लिया था। यह उसकी उम्मीद से परे था कि वह इतने कम समय में खुद को फिर से ब्रह्मांड के स्तर पर खोल पाएगी। उसे लग रहा था कि अगली बार सील खुलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वान टेंग की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी। यह अकल्पनीय था। इस गति से उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि वह इसे खोल नहीं पाएगी। चलो चलें। वान टेंग सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गया और आसमान में उड़ गया। वह सींग रहित बर्फ के ड्रैगन मोती से गायब हो गया। आइसीथ भी उसके पीछे पीछे आए। वह बर्फ नीली रोशनी की किरण में घूम गई और गायब हो गई। वान टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। आइसीथ फिर से उसके कंधे पर प्रकट हुई। गोल गेंद गायब नहीं हुई थी। वह दूसरे कंधे पर ऊबकर इंतजार कर रही थी। जब उसने वान टेंग को जागते देखा तो उसमें नई जान आ गई। फिर उसने आश्चर्य से आइसीथ की ओर देखा। ब्रह्मांड स्तर। अचानक उसका चेहरा कड़वा हो गया। उसे और भी डर लगने लगा। जब वह स्वर्ग के स्वामी के शिखर पर थी तब वह उसे अपमानित नहीं कर सकता था। अब जब वह ब्रह्मांड के स्तर पर पहुंच गई है तो भी वह उसे अपमानित नहीं कर सकता था। वान टेंग मेरी क्षमता कब बढ़ाएगा? राउंड बॉल बेकाबू होकर बुदबुदाया। वान टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कुछ प्रतिक्रिया दी। वह हंसी और आंसुओं के बीच फंस गया। क्या यह अनुचित लग रहा था? आइसीथ ने राउंड बॉल की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। वह क्या कर रहा है? क्या वह विद्रोह कर रहा है? राउंड बॉल को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मौके चाहिए। यह इतनी जल्दी नहीं होगा। वान टेंग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ठीक है। राउंड बॉल भी यह जानता था। वह उदास था। वान टेंग मुस्कुराया और उसे अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद वह अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर उसने बेबसी से आगे देखा। अच्छी चीजें हमेशा घटित होती हैं, केवल बाधाओं के साथ। वह चीज उसके सामने ही थी लेकिन वह बार बार देरी कर रहा था। खुशकिस्मती से अब सब ठीक हो गया था। अब कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया और अपनी स्पीड चालू कर दी। वह किसी टूटते तारे की तरह आगे की ओर बढ़ गया। आइसीथ भी उत्सुकता से भरी हुई थी। वह सोच रही थी कि उस क्षेत्र से उसे क्या लाभ होगा। रंगीन इलाका उसे ठीक सामने लग रहा था, लेकिन असल में वह काफी दूर था। वान टेंग कुछ घंटों तक उड़ता रहा, फिर आखिरकार टार्क के सामने पहुंचा। इस समय वह और भी अधिक चकित था। उसकी आंखों में अवर्णनीय विस्मय था। उसके सामने वाला टार्क अब दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसके रंग ही दिखाई दे रहे थे। वह एक धुंधली सी धुंध थी, रहस्य से भरी हुई। आइसीथ हैरान रह गई। अपने अनुभव और ज्ञान के बावजूद उसने ऐसी जादुई जगह पहले कभी नहीं देखी थी। उनके हृदय में एक अवर्णनीय भावना उभरी। सावधान। वान टेंग ने शांत होने के लिए गहरी सांस ली। हाँ। आइसीथ ने सिर हिलाया। वह वान टेंग के कंधे से नहीं हटी और उस पर ही रही। उसे लगा कि अगर वह वान टेंग के साथ काम करेगी तो वह अधिक भाग्यशाली होगी। लाभ अधिक हो सकता है।
वह कभी भाग्य पर निर्भर नहीं रहती, लेकिन उसे इसकी कमी भी नहीं होनी चाहिए। वान टेंग ने आइसीत की तरफ देखा, जो उसके कंधे पर निश्चल बैठी थी। उसे अचानक लगा कि उसकी याद दिलाना थोड़ा बेवजह था। हालांकि यह इन बेकार की बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने अपने सामने के क्षेत्र की ओर देखा और अपने माथे से आध्यात्मिक गति को मुक्त किया। वह धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ी। यहाँ आने के बाद संतुलन का एहसास और भी स्पष्ट होता गया। हालांकि वान टेंग को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे उसने कुछ नहीं पकड़ा है। इससे वह असहज हो गया। उसे लगा जैसे जमीन पर हजारों चींटियां रेंग रही हों। उसने सोचा कि काश वह उन्हें तुरंत खत्म कर देता। वह जानता था कि बाहर से वह कुछ नहीं देख पाएगा, वह सिर्फ अंदर जाकर ही देख पाएगा। हालांकि किसी को नहीं पता था कि इस अनजान जगह के अंदर क्या है, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ा। उसने अपनी आध्यात्मिक गतिशक्ति का इस्तेमाल करके उस क्षेत्र का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसकी सीमा सीमित थी, इसलिए वह उसे ज्यादा दूर तक नहीं बढ़ा सका। वान टेंग ने भौहें चढ़ाईं। आखिरकार उसने अंदर जाने का फैसला किया। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए वह सिर्फ देखने के लिए बाहर नहीं रुका। उसने हिचकिचाना बंद कर दिया। उसने हल्के से पैर थपथपाए और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। रंग बिरंगी धुंध उससे कुछ इंच की दूरी पर थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें उतर गया। सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती आइसीत के सिर के ऊपर तैर रहा था। उसकी नज़रें गंभीर हो गईं। अचानक इंसान और अजगर को अपनी दृष्टि में बदलाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी जगह पर पहुंच गए हों। धमाका! उसी समय एक विशेष क्षेत्र ने उन्हें घेर लिया, जिससे वे एक क्षण के लिए रुक गए। ये तो! वान टेंग चकित रह गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाए। चुंबकत्व की शक्ति! यहाँ डोमेन में कुछ गड़बड़ है। ये ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं को प्रभावित कर सकता है। आइसीत चकित रह गया। वान टेंग ने अपने आसपास का जायजा लिया। जैसी कि उम्मीद थी, उसने अपने आसपास विशेषता वाले बुलबुले तैरते हुए देखे। उन्हें लेने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता को मुक्त किया और गुन बुलबुले उठा लिए। चुंबकीय डोमेन तारांकन 500, चुंबकीय डोमेन तारांकन 400, चुंबकीय डोमेन तारांकन 550... बड़ी संख्या में चुंबकीय डोमेन विशेषताएं वान टेंग के दिमाग में विलीन हो गईं और अजीब ज्ञान में बदल गईं। वान टेंग की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच गया हो। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में उसकी समझ लगातार बढ़ती जा रही थी। उसका चुंबकीय क्षेत्र 5वें स्तर पर था, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह आसमान छूता हुआ 6ठे स्तर पर पहुंच गया। फिर वह लगातार ऊपर उठता रहा। सामान्य 7वीं रैंक, सामान्य 8वीं रैंक, सामान्य 9वीं रैंक, परिपूर्ण मंच। वान टेंग ने मौके पर ही विशेषता वाले बुलबुले का एक चक्र उठाया और अपने चुंबकीय क्षेत्र को पूर्ण अवस्था तक पहुंचा दिया। ये भयावह था। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र काफी दुर्लभ था। कई युद्ध योद्धा इसे समझ नहीं पाते थे। यदि अन्य लोगों को पता चल जाए कि वान टेंग का चुंबकीय क्षेत्र कितना तीव्र है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जारी रखो! वान टेंग खुश हो गया। उसे यहाँ इतना कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्हें धर्मव्रत की समस्या का समाधान नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने अपने चुंबकीय क्षेत्र को इस स्तर तक बढ़ा लिया था। ये बुरा नहीं था। अगर वह सही था, तो इस क्षेत्र में चुंबकीय डोमेन की और भी विशेषताएं थीं। उसे अपने चुंबकीय डोमेन को वास्तविकीकरण चरण या एकीकरण चरण तक न बढ़ा पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आइसीत हैरान थी। वह महसूस कर सकती थी कि वान टेंग अधीर हो रहा था। उसने क्या समझा? वह बहुत उत्सुक थी और उसे यह अविश्वसनीय लगा। वान टेंग ने इस जगह में कदम रखते ही कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ज्ञान का ये स्तर उसके जैसे अमर स्तर के योद्धा से भी ज्यादा भयावह था। वान टेंग ने विशेषता वाले बुलबुले उठाने में कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने आसपास के माहौल का अवलोकन किया। इस क्षेत्र में रंग बिरंगी धुंध तैर रही थी। ये धुंधली और स्वप्निल थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये धुंध विभिन्न प्रकार की शक्तियों से बनी हो। वे सभी एकत्रित होकर एक विशेष व्यवस्था बना रही थीं। मेरी भावना सही थी, वान टेंग ने खुद से कहा। वान टेंग, क्या तुमने यहाँ की जीवंतता देखी? आइसीत ने अचानक पूछा। जीवन शक्ति? वान टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अचानक उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी, जैसे ही उसने अपने आसपास के माहौल को गौर से देखा। वास्तव में इसमें जीवन शक्ति है। कुछ देर बाद उसे कुछ महसूस हुआ। उसके चेहरे पर अचानक आश्चर्य का भाव उभर आया और वह अविश्वास से चिल्ला उठा। यहाँ जीवन है। यह आभा बहुत कमजोर थी, या यूं कहें कि अगर उसने इसे यहाँ महसूस किया भी, तो यह ज्यादा तेज नहीं थी। ये रंगीन धुंध से भी ढकी हुई थी, इसलिए उसने तुरंत इसका एहसास नहीं किया। यदि आइसीत की तीव्र इंद्रियां न होती, तो उसे इसे खोजने के लिए और अधिक गहराई में जाना पड़ता।
रुको, जीवन शक्ति। वांग टेंग को होश आया। उसके मन में एक आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हुआ और उसे थोड़ा सा ज्ञान हुआ। हालांकि ये बहुत कम था, यह अभी भी उसके विचारों को पूर्ण करने से बहुत दूर था। चलो गहराई में जाकर देखते हैं, आइसीथ ने तुरंत उत्तर दिया। ठीक है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। यही तो वह करना चाहता था। उसने बिना समय गंवाए जंगल की गहराई में छलांग लगा दी। वह अब भी बहुत सावधान था। उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता फैल गई, और भी ज्यादा गुण बुलबुलों और प्रेरणाओं की तलाश में उसे खतरे का आभास हुआ। वांग टेंग को यह एहसास था कि यह स्थान निश्चित रूप से उन्हें अराजकता नक्षत्र शास्त्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। यहाँ पहुंचकर उसके मन के विचार स्पष्ट हो गए। हो सकता है कि वह जल्द ही स्वर्ग के स्वामी स्तर के अराजकता नक्षत्र शास्त्र का विलय शुरू कर दे। आइसीथ को नहीं पता था कि वांग टेंग क्या करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसके हाव भाव देखे तो उसे अंदाजा हो गया। इस व्यक्ति का लक्ष्य अवश्य ही महान होगा। जैसे जैसे वह गहराई में गया, अधिक विशेषता वाले बुलबुले प्रकट हुए। वांग टेंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा जारी की और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें उठा लिया। चुंबकीय डोमेन तारांकन 600, चुंबकीय डोमेन तारांकन 800, नक्षत्र अग्नि बल 2000, तारामंडल लकड़ी बल 1800, तारामंडल जल बल 2200, चुंबकीय डोमेन तारांकन 500। हो, एक बल विशेषता है। वांग टेंग हैरान रह गया। उसने सोचा था कि सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र विशेषताएं ही होंगी, लेकिन एक से ज्यादा थीं। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा और पाया कि उनके द्वारा उठाए गए विशेषता बुलबुले में कुछ बल विशेषताएं भी शामिल थीं। आग, लकड़ी, पानी, उनमें सभी 5 तत्वों के गुण मौजूद थे। शुरुआत में वह केवल 3 ही एकत्र कर पाया। हालांकि बाद में उसने जो विशेषताएं एकत्र की, उनमें अन्य 2 बल विशेषताएं भी शामिल थीं। कुछ ही सेकंड में उसने सभी 5 तत्व एकत्र कर लिए। वांग टेंग और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। 5 तत्व प्रकट हो चुके थे। अन्य विशेष गुण कहाँ तक जा सकते थे? उसे लग रहा था कि बिजली बल, बर्फ बल, प्रकाश बल, अंधकार बल और कई अन्य विशेष बल यहाँ प्रकट होंगे। ये बस समय की बात थी। वांग टेंग की आंखें चमक रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। उसी समय उसके मन में चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञानोदय हुआ। यह उस विशेष ज्ञानोदय से कहीं अधिक गहन था जो उसे अभी प्राप्त हुआ था। अचानक वांग टेंग का दिमाग हिल गया। उसे लगा जैसे कुछ टूट रहा है। एक सफलता। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। चुंबकीय डोमेन 1200 वास्तविकीकरण चरण, तीसरा चरण। अच्छा हुआ, वांग टेंग हैरान रह गया। चुंबकीय डोमेन विशेषता सामान्य अवस्था से तीसरे स्तर के वास्तविकीकरण चरण तक पहुंच गई थी। यह आश्चर्यजनक था, लेकिन उसे इस क्षेत्र में कभी कभी दिखाई देने वाले विशेषता बुलबुले याद थे। वह समझ गया। इससे पहले उन्हें यकीन था कि मैग्नेटिक डोमेन यहाँ एक बड़ी सफलता हासिल कर लेगा। अब ऐसा लग रहा था कि वह सही थे। वांग टेंग ने अपने आसपास तैरते हुए विशेषता वाले बुलबुलों को देखा। वह बहुत खुश हुआ। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ इतने सारे विशेषता बुलबुले होंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को लगातार जारी रखा और अपने आसपास के गुणधर्मों को इकट्ठा किया। वह खजानों से भरी गुफा में घुसे डाकू की तरह था। उसने तरह तरह के कीमती रत्न इकट्ठा किए। तुम इतने खुश क्यों हो? आइसीथ ने उसकी प्रसन्नता भरी अभिव्यक्ति देखकर आंखें घुमाईं और पूछा। कुछ नहीं, ये तो बस कुछ 100 मिलियन ज्ञान बिंदु हैं। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए शांति से जवाब दिया। आइसीथ, उसने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? किसी कारणवश आइसीथ को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। इस व्यक्ति का ज्ञानोदय असामान्य था। उसने जितने भी प्रतिभावान व्यक्ति देखे थे, उनमें से जो अमर स्तर तक पहुंच गए थे, वे भी उससे बेहतर नहीं थे। इससे भी अधिक, वे निश्चित रूप से अमर स्तर के सर्वोच्च मार्शल योद्धा थे। जब एक ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह ईर्ष्या क्यों न करेगी? सौभाग्यवश वह अमर स्तर पर थी, इसलिए ये भावनाएं गायब होने से पहले केवल एक क्षण के लिए ही प्रकट हुईं। वह किसी जूनियर से ईर्ष्या करने के लिए इतना नीचे नहीं गिरेगी। बिल्कुल सही। उसके लिए वांग टेंग की प्रतिभा वाकई इतनी शक्तिशाली थी कि उसे अपना गुरु मानना ही पड़ा। हालांकि वांग टेंग बहुत छोटा था और उन दोनों में बहुत अंतर था, इसलिए वह हमेशा उसे अपना कनिष्ठ मानती थी। वांग टेंग को समझ नहीं आया कि आइसीथ क्या सोच रहा है। विशेषता वाले बुलबुले उठाते हुए वह इस अजीब जगह में और गहराई में चला गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। उनका चुंबकीय सार गुण क्रमशः बढ़ता गया। ये तीसरे स्तर के वास्तविकीकरण चरण से छठे स्तर के वास्तविकीकरण चरण तक पहुंच गया था। उनकी गति अद्भुत थी। उन्हें अनेक पंचतत्व गुण भी प्राप्त हुए, लेकिन वे केवल पंचतत्व गुण ही थे। अन्य कोई गुण नहीं थे।
घूमते घूमते वांग तेन के मन में कभी कभी कोई आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट होता जो तारा सूत्र शास्त्र से टकराकर उसे प्रबुद्ध कर देता। अतीत में रचित अराजकता नक्षत्र शास्त्र में इसका संदर्भ दिया गया था। वे एक पहेली की तरह थे जो लगातार उसके विचारों को परिष्कृत कर रहे थे। यह एक बहुत बड़ी परियोजना थी। एक धर्मग्रंथ की रचना करना बेहद मुश्किल था, स्वर्गलोक का धर्मग्रंथ तो और भी मुश्किल। यह ऐसा काम नहीं था जो किसी ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा को करना चाहिए। यदि ब्रह्मांड स्तर और अनंत स्तर के मार्शल योद्धाओं को इस बारे में पता होता तो वे सोचते कि वह अपने आप को अधिक आंक रहा है। और तो और वह जो शास्त्र रचने वाला था वह था अराजकता नक्षत्र शास्त्र। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला शास्त्र था। यहाँ तक कि सनातन स्तर के योद्धा भी इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वह ऐसा करेगा, वह तो पागल ही था। रुको, आगे कुछ है, आइसीथ ने अचानक कहा। वांग टेन को भी कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उसकी तरफ बढ़ रही है। हालांकि यह अभी भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति की पहुंच से बाहर था, इसलिए वह उसे साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था। लगता है तापमान गिर गया है। अचानक वांग टेन दंग रह गया। अपनी शारीरिक प्रतिभा के बल पर उसे तुरंत कुछ गड़बड़ का आभास हो गया। बिल्कुल सही, आइसीथ ने सिर हिलाया। वह हैरान थी। तुम्हारी बर्फ को पहचानने की क्षमता बुरी नहीं है। वांग टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह वस्तु तेज गति से उसके करीब आ रही थी। वह उसकी दिशा में बढ़ रही थी। उनके आसपास का तापमान भी ठंडा हो गया। वह गंभीर हो गया। वह पहले से ही बहुत सावधान था, इसलिए लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं हुई। ये है, अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और वह बेकाबू होकर गाली देने लगा, भाड़ में जाए। ग्रह। यह एक ग्रह था और यह बर्फ से ढका हुआ था। अंततः उसे समझ में आ गया कि आइसीथ को पहले से ही इसका आभास क्यों हो गया था। अरे, ये तो बर्फीला ग्रह है। एक अमर स्तर की बर्फ प्रतिभा के रूप में आइसीथ इसे पहले से ही भांपने में सक्षम था। वांग टेन की बर्फ प्रतिभा अमर स्तर की थी और उसके पास दिव्य शीत काया थी। हालांकि यह आइसीथ की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। जो कोई भी अमर स्तर तक पहुंच सकता था, उससे निपटना आसान नहीं था। सावधान, आइसीथ ने उसे तुरंत याद दिलाया। वांग टेन ने अपना शरीर हिलाया और बचना चाहा, लेकिन जैसे जैसे ग्रह करीब आया, एक तेज ठंड उसकी ओर बढ़ी। उसका शरीर बेकाबू होकर तनावग्रस्त हो गया। बर्फ के गोले में जमी बर्फ स्वर्ग स्तर के योद्धा के शरीर को जमा सकती थी। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी दिव्य ज्योति का उपयोग किया। धमाका, उसके शरीर से एक काली ज्वाला निकली और उसे घेर लिया। उसके शरीर के आसपास की ठंडक कम हो गई और वांग टेंग का शरीर ठीक हो गया। वह तुरंत वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ। बर्फ के गोले ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और वांग टेंग की ओर जोर से टकराया। वांग टेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। इस अचानक बदलाव ने उसे बचने का मौका ही नहीं दिया। आसपास का स्थान भी बर्फ से प्रभावित था, इसलिए वह अपना स्पेस फ्लैश इस्तेमाल नहीं कर सका। वह बस उसका विरोध कर सका। द्वितीय श्रेणी के नेदर गॉड फिजिक सक्रिय। द्वितीय श्रेणी का हॉट ऑफ डार्कनेस सक्रिय। 5वीं रैंक रक्त देवता काया सक्रिय। 5वीं रैंक रक्त शैतान काया सक्रिय। 5वीं श्रेणी का शैतान कवच दिव्य काया सक्रिय। तीसरे दर्जे का शैतान रॉक दिव्य काया सक्रिय। अल्पविराम, वांग टेंग ने एक एक करके अपनी शारीरिक शक्तियों को सक्रिय किया। फिर उसके शरीर से एक शक्तिशाली और दुष्ट काली आभा फूट पड़ी। उसका शरीर एक छोटे से विशालकाय जीव की तरह कई गुना फैल गया। इसके अलावा उसके शरीर के चारों ओर काले कवच की एक परत थी। ये शैतानी कवच दिव्य काया की रक्षा क्षमता थी। एक पल में वांग टेंग का शरीर एक भयानक काले रंग में बदल गया। उसके चारों ओर एक अंधेरी आभा छा गई। आइसीथ को भी थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने भौहें सिकुड़ी और सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती थूक दिया। वह मोती उसके सिर के ऊपर तैरने लगा और उस काली आभा को रोकने के लिए एक ठंडी आभा छोड़ रहा था। हालांकि ठंड ने वांग टेंग को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। जैसे ही ये शारीरिक संरचनाएं सक्रिय हुईं, वांग टेंग ने बेकाबू होकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे तुरंत लगा कि उसका शरीर शक्ति से भर गया है, मानो वह स्वर्ग के स्वामी के शिखर पर किसी योद्धा को मुक्का मारकर मौत के घाट उतार सकता हो। पहले की तुलना में अब शरीर बहुत अधिक हो गया था, खासकर आखिरी 3 फिजिक। वांग टेंग को ये हाल ही में मिले थे, इसलिए यह पहली बार था जब उन्होंने इन्हें अंजाम दिया। सभी 6 शरीर एक ही समय में सक्रिय हो गए। ये निस्संदेह एक भयावह घटना थी। कुछ अंधकार में प्रेतों ने तो इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। इस दुनिया में ऐसी अपमानजनक बात कैसे हो सकती है। धमाका, उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जैसे ही बर्फ का गोला उसके शरीर से टकराने वाला था, उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। शैतान टाइटन स्तर अंधेरे लड़ाई तकनीक डार्क शैतान मुट्ठी। उसकी मुट्ठी पर एक भयानक काला निशान बन गया। उसने उसे बर्फ के गोले पर फेंका। धमाका, हवा में कंपन हुआ और रंग बिरंगी धुंध छट गई।
अब वह भयावह प्रहारों को और नहीं झेल सकती थी। इसी समय आयामी दरारें उत्पन्न हुईं, जिससे इस छोटे से क्षेत्र का संतुलन बिगड़ गया। धमाका! एक पल में वान टेन की मुट्ठी का निशान विशाल बर्फ के गोले से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ। क्रैक क्रैक क्रैक! बर्फ के गोले से लगातार चटकने की आवाजें आ रही थीं। दरारें फैलने लगीं और वान टेन की काली मुट्ठी बीच में आ गई। आइसीथ की आंखें चमक उठीं। वह स्तब्ध थी। यह आदमी एक कॉस्मोस स्टेज मार्शल योद्धा था, लेकिन वह इतना भयानक मुक्का मारने में सक्षम था। ये प्रभावशाली था। उसके रक्त देवता क्लोन की तुलना में असली रूप और भी अधिक भयानक था। टकराना! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक काली मुट्ठी का निशान फट गया। बर्फ के गोले की सतह पर एक भयानक शक्ति फैल गई। इस मौके से बर्फ के गोले की गति बलपूर्वक कम हो गई। वान टेंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना स्पेस फ्लैश चलाया। उसके सामने का अंतरिक्ष थोड़ा कांपा और वान टेंग गायब हो गया। वह बर्फ के गोले की सीमा से बाहर दिखाई दिया। मुट्ठी के निशान से निकली काली चमक धीरे धीरे गायब हो गई। बर्फ के गोले पर एक बड़ा सा छेद बन गया, मानो कोई उल्कापिंड उस पर गिरा हो। हालांकि वान टेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे अपने मुक्के की ताकत का पूरा अंदाजा था, लेकिन उससे सिर्फ एक छेद ही हो पाया। बर्फ के गोले को पूरी तरह चकनाचूर नहीं कर पाया। यह अविश्वसनीय था। ध्यान रहे, अपनी वर्तमान क्षमता के साथ वह एक ही मुक्के से एक सामान्य ग्रह को नष्ट कर सकता है। आइसीथ ने भी अपनी भौहें उठाईं। वह चकित थी। पफ! बर्फ का गोला फिर घूम गया और अपनी मूल गति से वान टेंग की आंखों के सामने से गुजर गया। धीरे धीरे वह रंगीन धुंध में विलीन हो गया और गायब होने ही वाला था। वान टेंग को होश आया और उसने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। जैसे ही वह उनका पीछा करने वाला था, उसे एहसास हुआ कि जिस जगह से बर्फ का गोला गुजरा था, वहां कई विशेषता वाले बुलबुले गिरे थे। उन्हें लेने के लिए वान टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन विशेष बुलबुले को उठाया। उसने अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता को जागृत किया और उन्हें उठा लिया। बर्फ तारामंडल बल 2500, बर्फ तारामंडल बल 3200, बर्फ तारामंडल बल 3500। अल्पविराम। आप सही कह रहे हैं। वान टेन को आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने अपने शरीर में बर्फ नक्षत्र बल को महसूस किया। जब उसने बर्फ ग्रह को देखा तो वह अनुमान लगा सका कि यह क्या है। अतीत में उसने जो गुण सीखे थे वे सभी 5 तत्वों के थे। अब आखिरकार एक विशेष शक्ति आ गई थी। वान टेन के विचार पुष्ट हो गए। यहाँ अन्य विशेष बल विशेषताएं भी होनी चाहिए। इसके अलावा हो सकता है कि ये शक्तियां पहले ही भौतिक रूप धारण कर चुकी हों और विभिन्न खगोलीय पिंडों में परिवर्तित हो चुकी हों। इसका अनुसरण करो, आइसीथ ने उसे याद दिलाया। वान टेंग ने विशेषता वाले बुलबुले उठाने के बाद सिर हिलाया। वह तुरंत बर्फ ग्रह के पास पहुंच गया। उसे विशेषता वाले बुलबुले उठाने में ज्यादा समय नहीं लगा। बर्फ वाला ग्रह भी ज्यादा दूर नहीं गया। वान टेंग पलक झपकते ही उसे पकड़कर ग्रह पर उतर गया। कितनी मोटी बर्फ की शक्ति है, आइसीथ ने आश्चर्य से कहा जब वह वान टेंग के कंधे से उड़कर बर्फ ग्रह पर आभा को महसूस कर रही थी। वान टेंग ने फिर से कई विशेषता वाले बुलबुले देखे। उसने तुरंत उन्हें उठाया और पाया कि वे सभी तारामंडल हिमबल थे। वह और भी हैरान हुआ। फिर वह ग्रह के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ गया। ये हिम तत्व वाला ग्रह बहुत विशाल था। ये पृथ्वी के बराबर था। हालांकि वान टेंग की वर्तमान क्षमता के कारण उसे इसका चक्कर लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसमें कुछ खास नहीं है। कुछ देर बाद वान टेंग रुक गया। उसने भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। आइसीथ ने कहा, यह सिर्फ बल से बना एक ग्रह है। वान टेंग ज्यादा देर नहीं रुका। अपने शरीर की एक झलक से वह ग्रह से गायब हो गया और शून्य में फिर से प्रकट हो गया। उसने बर्फ के ग्रह को देखा जो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे लगता है कि मैंने कुछ उपेक्षा की है। अचानक उसने अपनी ठुड्डी को छुआ। उसके मन में कई विचार आए और अचानक एक विचार उसके मन में कौंधा। और ठीक है, मुझे अपना ध्यान ग्रह पर नहीं लगाना चाहिए। मुझे इसके संचालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आइसीथ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? ये जगह रंग बिरंगे कोहरे से ढकी है जो आध्यात्मिक शक्ति के प्रसार में बाधा डाल रही है। आगे तक देखना बहुत मुश्किल है। मुझे भी ज्यादा दूर का अंदाजा नहीं हो रहा। यह मेरे पास है। वान टेंग मुस्कुराया। उसके माथे से तारों की रोशनी की किरणें निकल पड़ीं। ये हैं शून्य मई फ्लाइज। आइसीथ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर कुछ प्रतिक्रिया दी। उसने वान टेंग को इन शून्य मई फ्लाइज का इस्तेमाल करते देखा था, इसलिए वह इनसे परिचित थी। ये सही है, चलो उस ग्रह पर खाली मई फ्लाइज छोड़ देते हैं। वान टेंग ने हाथ हिलाकर यह विचार प्रकट किया। शून्य मई मक्खियों ने आदेश प्राप्त किया और बर्फ तत्व ग्रह की ओर उड़ चलीं। इन आंखों के साथ वान टेंग को लगा कि उसकी दृष्टि फिर से चौड़ी हो गई है। वह पहले जितना अंधा नहीं रहा। चल दर। वान टेंग ने समय बर्बाद नहीं किया और बर्फ ग्रह की विपरीत दिशा में उड़ चला।
इंसान और अजगर फिर से शून्य में बेमतलब घूमने लगे। ये निस्संदेह एक उबाऊ प्रक्रिया थी। दूसरे लोग तो हार मान लेते। रंग बिरंगी धुंध में कुछ भी नहीं था। यह कोई अवसर नहीं लग रहा था। जब से वांग तेंग की मुलाकात बर्फ ग्रह से हुई है, तब से वह किसी अन्य ग्रह से नहीं मिले। शून्यमयी मक्खियों द्वारा भेजी गई जानकारी से वह बर्फ ग्रह पर कोई पैटर्न नहीं ढूंढ सके। यदि ये तथ्य न होता कि वह विशेषता बुलबुले उठा सकता था और सभी प्रकार की बल विशेषताओं को एकत्रित कर सकता था तथा चुंबकीय डोमेन विशेषता बढ़ती रहती, तो शायद वह टिक नहीं पाता। आइसीद भी भौचक्की रह गई। वह दुविधा में थी। उसे लगा कि उसे यहाँ कुछ ज्ञान मिलेगा और वह उससे बस एक कदम दूर थी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह उसमें कदम नहीं रख पा रही थी। यह असहज और निराशाजनक था। सौभाग्य से वह अमर स्तर पर थी, इसलिए उसकी मानसिकता की तुलना किसी सामान्य योद्धा से नहीं की जा सकती थी। इसलिए वह डटी रही। जब वांग तेंग उस अजीब क्षेत्र का अन्वेषण कर रहे थे, तब रक्त देवता क्लोन ने अंधेरे प्रेतों में जादू का बीज बो दिया था ताकि वे अब और विरोध न कर सकें। भेड़ सिर वाली शैतान जाति, विशालकाय शैतान जाति तथा शैतान की जाति के शेष अंधेरे प्रेत रक्त देवता क्लोन को अपनी आंखों में भय के साथ देख रहे थे। इस पिशाच रक्त पुत्र ने उनके साथ क्या किया? वे अब और विरोध क्यों नहीं कर सके? जब वे उठे तो उनके मन में यही विचार आया। उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। वे अचंभित रह गए। उन्हें पूरी प्रक्रिया याद थी और वे जानते थे कि उन्हें पकड़ लिया गया है, लेकिन उनके मन में प्रतिरोध करने का कोई विचार नहीं था। यह विरोधाभासी और अजीब बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे मंत्रमुग्ध हो गए हों। रुको, मंत्रमुग्धता। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अविश्वास था। उन्हें शैतानी अंडाणु की जादू करने की क्षमता याद आ गई। विभिन्न जातियों की प्रतिभाओं के कारण वे शैतानी अंडाणु से परिचित थे। वे उसकी जादुई क्षमता से भी परिचित थे। लेकिन एक पिशाच रक्तपुत्र के पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? दूसरा पक्ष शैतान सम्राट चरण के शिखर पर था। शैतानी अंडाणु बनाने के लिए शैतान टाइटन और कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता थी। पिशाच रक्तपुत्र और शैतान अंडाणु के बीच अंतर बहुत बड़ा था। ये बात समझ में नहीं आई। चाहे ऐसा हो या ना हो, अब हम विरोध नहीं कर सकते, एक भेड़ सिर शैतान जाति के अंधेरे प्रेत ने कड़वाहट से कहा। धिक्कार है, इस पिशाच रक्तपुत्र के पास इतने सारे अजीब कौशल क्यों हैं? एक और विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत अनिच्छा से दहाड़ा। छोड़ो, अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम तो पहले ही पिशाच रक्तपुत्र से बंधे हुए हैं। अगर शैतान टाइटन हमसे पूछे भी तो हम कह नहीं पाएंगे। एक उच्चस्तरीय शैतान सम्राट ने सिर हिलाया। एक क्षण के लिए उच्चस्तरीय शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत शांत हो गए। रक्त देवता क्लोन ने उन काले प्रेतों पर नजर डाली और राहत की सांस ली। उसे अपनी आत्मा में थकान का एहसास हुआ। यदि उसे मुख्य शरीर से पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं होती, तो वह इतने सारे उच्चस्तरीय शैतान सम्राटों पर जादू का बीज डालने की लागत को सहन नहीं कर पाता। मुख्य दल को जल्दी से तोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इन उच्चस्तरीय शैतान सम्राटों को दबा नहीं पाऊंगा। उसने बेबसी से मन ही मन सोचा। जब उसने इन उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों पर जादू का बीज बोया था, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि उच्च स्तरीय शैतान सम्राट इतनी आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करेंगे। यहाँ तक कि उनके नियंत्रण खोने के संकेत भी मिलने लगे थे। ये स्पष्ट था कि अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति साधना के साथ उसके लिए उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को मंत्र बीज देना थोड़ा कठिन था। उनकी मार्शल आर्ट अवस्था मध्य स्तरीय शैतान सम्राट के शिखर पर थी और उनकी आत्मा भी मध्य स्तरीय शैतान सम्राट के शिखर पर थी, जो स्वर्ग भगवान के शिखर के बराबर थी। वह मुख्य शरीर की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रतिबंधित था। उनकी मार्शल आर्ट साधना मुख्य शरीर से आगे निकल सकती थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति नहीं। यदि क्लोन की आत्मा मुख्य शरीर से अधिक थी, तो क्या वह अभी भी क्लोन था? सौभाग्य से मुख्य शरीर की आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त रूप से प्रबल थी, अन्यथा उसके क्लोन और भी कमजोर होते। धमाका! अचानक रक्त देवता वेदी पर कंपन हुआ। रक्त देवता क्लोन को होश आया और उसने उस दिशा में देखा। क्या ये खत्म हो गया? उसने अपना हाथ हिलाया और रक्त देवता वेदी के चारों ओर का प्रकाश कवच धीरे धीरे लुप्त हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, अंदर का मूल रक्त गायब हो गया था। पिशाचों के काले प्रेत रक्त देवता की वेदी पर पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई थी और पहले से भी ज्यादा प्रबल हो गई थी। स्वूश! पिशाचों की काली परछाइयों ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक तेज चमक थी। खुशियां उनके सामने से गुजर गईं। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और खड़े हो गए। वे रक्त देवता क्लोन के सामने घुटनों के बल गिर पड़े और एक स्वर में बोले, धन्यवाद रक्तपुत्र, तुम्हारे इनाम के लिए। रक्त देवता क्लोन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। उठो। जी श्रीमान, पिशाचों के काले प्रेतों ने एक स्वर में उत्तर दिया। फिर वे खड़े हो गए।
रक्तपुत्र, अब हमें क्या करना चाहिए? जालानबो, ज़ैनिया, जासिरी और अन्य उच्च स्तरीय शैतान सम्राट इकट्ठे हुए और पूछा। चूंकि मामला सुलझ गया है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से तुरंत प्रकाश ब्रह्मांड की ओर चलेंगे, रक्त देवता क्लोन ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। मुख्य निकाय ने अपना निर्णय पहले ही ले लिया था। रक्त देवता क्लोन सबसे पहले प्रकाश ब्रह्मांड की ओर जाएगा। जहां तक मुख्य निकाय का प्रश्न है, वह अपने मामले निपटाने के बाद वहां जाएगा। वैसे भी जब तक उसका अपने क्लोन के साथ संबंध बना रहा, वह शून्य में खो जाने की चिंता किए बिना सुरक्षित रूप से प्रकाश ब्रह्मांड में लौट सकता था। इसके अलावा यह आयामी दरार कुछ समय तक गायब नहीं होगी। उस समय वह वापस आने के लिए इस आयामी दरार का उपयोग कर सकता है। जालानबो और दूसरे पिशाचों ने सिर हिलाया। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने 3 अंधेरे प्रेतों को देखा और पूछा, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, वे पहले ही मेरे सामने झुक चुके हैं। वे कोई परेशानी नहीं करेंगे। रक्त देवता क्लोन ने धीरे से मुस्कुराते हुए तीनों अंधेरे प्रेत कबीले के सदस्यों से कहा, आओ। हाँ, 3 अंधेरे प्रेत कबीले के सदस्यों ने अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत जवाब दिया। वे उड़कर आए और रक्त देवता क्लोन के सामने आदरपूर्वक घुटने टेक दिए। उन्हें डर था कि वे बहुत देर कर देंगे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे गुलाम हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जालानबो, ज़ैनिया और अन्य प्रतिभाशाली पिशाच अंधेरे प्रेत इस अजीब दृश्य को देखकर दंग रह गए। क्या हो रहा था? ये 3 काली छायाएं उनसे अधिक सम्माननीय क्यों प्रतीत हुईं? उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उनसे आगे निकल गया है? भले ही उन्होंने अपनी आत्माज्वाला की उत्पत्ति को त्याग दिया हो, वे इतनी जल्दी आत्मसमर्पण नहीं कर पाएंगे, है ना? क्या ये काली आत्माएं अनिच्छुक नहीं होंगी? क्या वे निराश नहीं होंगी? क्या वे अपमानित महसूस नहीं करेंगी? उच्च स्तरीय शैतान सम्राट की गरिमा कहाँ है? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जालानबो और बाकी पिशाचों के अंधेरे भूत हैरान रह गए। वे इस दृश्य को देखकर दंग रह गए और रक्त देवता क्लोन की ओर हतप्रभ होकर देखने लगे। क्या रक्तपुत्र ने साधना करते समय कुछ किया था? यह अविश्वसनीय था कि एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट उसके अधीन होने को तैयार था। रक्तपुत्र अद्भुत था। जाकिन्स, जानोस्की, जाकिरो और बाकी पिशाच प्रतिभाएं, जिनकी रक्त देवता क्लोन से बनती नहीं थी, उनके दिलों में एक से हरनसी दौड़ गई। न जाने क्यों उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस रक्तपुत्र के तरीके थोड़े डरावने थे। वे नहीं जानते थे कि उसने ये कैसे किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर धुंध की एक परत छाई हुई है, जिससे वे उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। अपने युद्धपोत लेकर प्रकाश ब्रह्मांड की ओर चल पड़ो। मेरे साथ अपने रिश्ते को उजागर मत करो। मेरे निर्देशों का इंतजार करो। रक्त देवता क्लोन को पता नहीं था कि जालानबो और बाकी लोग क्या सोच रहे थे। उसने शांति से उन अंधेरे प्रेतों को आदेश दिया। जी श्रीमान। तीनों जातियों के उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों ने तुरंत उसका उत्तर दिया। रक्तदेव क्लोन ने जो कुछ कहा, उन्होंने उसका पालन किया। जालानबो, ज़ैनिया और बाकी काले भूत फिर से अवाक रह गए। दुनिया के प्रति उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या भाव दें। जाओ। रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ हिलाया। तीनों जातियों के अंधकार में प्रेत उठे और रक्तदेव क्लोन को फिर से प्रणाम किया। फिर वे दूर स्थित आयामी दरार की ओर उड़ गए और अपने युद्धपोतों पर लौट आए। उन्होंने फिर से पाल स्थापित किया और प्रकाश ब्रह्मांड की ओर चल पड़े। चलो चलें, रक्त देवता क्लोन ने कहा। ठीक है। जालानबो और अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत अपने होश में आए और सहमति में सिर हिलाया। रक्त देवता क्लोन ने रक्त देवता वेदी को हटा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के आयामी दरार की ओर उड़ गया। जालानबो और अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत उसके पीछे चले गए। ये स्थान आयामी दरार से ज्यादा दूर नहीं था। कुछ देर बाद वे आयामी दरार पर लौट आए। पिशाचों का ताबूत अंतरिक्ष यान अभी भी आयामी दरार में फंसा हुआ था। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था और तीनों जातियों के युद्धपोत पहले ही वहां से निकल चुके थे। पिशाचों के काले प्रेत अंतरिक्ष यान में सवार होकर फिर से उड़ान भरने लगे। वे रक्तलाल प्रकाश की किरण में बदल गए और प्रकाश ब्रह्मांड की ओर बढ़ गए। प्रकाश ब्रह्मांड, त्यानलान प्रादेशिक डोमेन, सौ ड्रैगन प्रादेशिक डोमेन, मेचा प्रादेशिक डोमेन। तीनों प्रादेशिक क्षेत्र एक भयानक युद्ध में उलझे हुए थे। इस दौरान आयामों में दरारें उभरती रहीं और बड़ी संख्या में अंधेरी प्रेतात्माएं प्रकट हुईं। प्रकाश ब्रह्मांड ने पहले ही बड़ी संख्या में योद्धाओं को आयामी दरारों की खोज के लिए भेज दिया था और जैसे ही उन्हें पता चलता, वे तुरंत उनकी मरम्मत कर देते। अगर उन्हें कोई अंधकार में प्रेत दिखाई देता तो वे उसे घेरकर तुरंत मार डालते। त्यानलान प्रादेशिक क्षेत्र की सभी उच्च स्तरीय सभ्यताओं, सौ ड्रैगन क्षेत्र की सौ ड्रैगन जाति और यहां तक कि मेचा प्रादेशिक क्षेत्र की मेचा जाति ने भी बड़ी संख्या में मार्शल योद्धा भेजे थे। लेकिन ये बेकार था। बड़ी संख्या में काले भूत हमेशा कहीं से भी प्रकट हो जाते थे। वे टिड्डियों की तरह जीवन ग्रहों पर झुंड बनाकर टूट पड़ते थे, जीवन का विनाश करते थे और सब कुछ नष्ट कर देते थे। अंधकार का आक्रमण, लोग दुख और पीड़ा में डूब गए।
समृद्ध और प्रसिद्ध 3 प्रादेशिक क्षेत्र एक भयावह अंधकार में निषिद्ध क्षेत्र में बदल गए थे। बाहर के योद्धा भयभीत थे, खासकर वह ग्रहीय क्षेत्र जो पहले सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय का हिस्सा हुआ करता था। अब वह पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, उसमें कोई रोशनी नहीं आ सकती थी। मानव मार्शल योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि शाश्वत चरण मार्शल योद्धा भी उस क्षेत्र के पास जाने का साहस नहीं कर सके। 3 प्रादेशिक क्षेत्रों में ग्रह क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था और मानव जाति का क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि मनुष्य केवल अंधेरे प्रेतों की नाकाबंदी का एक छोटा सा हिस्सा ही तोड़ पाए। केवल ब्रह्मांड स्तर और उससे नीचे के योद्धा ही वहां से गुजर सकते थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे एक शाश्वत स्तर का मार्शल योद्धा उस आयामी दरार से गुजर सके जो बलपूर्वक खोली गई थी। मानव मार्शल योद्धाओं को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कई शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को आयामी दरार से जबरन रास्ता बनाने के लिए भेजा, लेकिन इससे एक बड़ा बदलाव आया। उनके चारों ओर की डार्क फोर्स ने उन पर कब्जा कर लिया और शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा इसका विरोध नहीं कर सके। वे डार्क फोर्स से दूषित हो गए और लगभग शैतान बन गए। सौभाग्य से दिव्य स्तर के मार्शल योद्धाओं ने समय रहते कार्रवाई की और शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को बचा लिया। उन्होंने प्रकाश तत्व के मार्शल योद्धाओं को डार्क फोर्स से निपटने का अवसर भी दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। कोई भी शाश्वत स्तर का योद्धा एक अत्यंत मूल्यवान युद्ध शक्ति था। उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रयास ने अन्य गुटों की शाश्वत स्तर के योद्धाओं को 3 क्षेत्रीय क्षेत्रों में जबरन घुसाने की मंशा को विफल कर दिया। सफलता मिलने से पहले गुटों ने दोबारा कोशिश नहीं की। उस स्थिति में सभी गुट केवल 3 प्रादेशिक क्षेत्रों के बाहर ही रह सकते थे। जब उन्होंने 3 प्रादेशिक क्षेत्रों के बाहर काली धुंध की दीवार खड़ी होते देखी तो वे कुछ नहीं कर सके। ये निराशाजनक था। सभी गुट यहाँ एकत्रित थे। तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों के बाहर असंख्य युद्धक जहाज और युद्धपोत जमा थे, लेकिन वे अंधेरी सील को तोड़ नहीं पाए। ये सभी गुटों के लिए अपमानजनक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई अलग अलग गुटों ने अपने अमर स्तर के मार्शल योद्धा भेजे थे। अमर स्तर के मार्शल योद्धा भी उस अंधेरी सील को नहीं तोड़ पाए। यह मानव मार्शल योद्धाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 100 ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र। 100 ड्रैगन ग्रह के बाहर भूमि के एक विशाल टुकड़े पर माध्यमिक करियर गठबंधन के मुख्यालय का अस्थायी आधार स्थित था। वर्तमान में 100 ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र पर काले प्रेतों का कब्जा था। बड़ी संख्या में मानव योद्धा 100 ड्रैगन ग्रह के आसपास के ग्रहीय क्षेत्रों में सिमट गए थे। ये ग्रह क्षेत्र 100 ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्थान थे। ये जिन जीवन ग्रहों से संबंधित थे वे 100 ड्रैगन जाति द्वारा नियंत्रित मुख्य ग्रह थे। ये संसाधन संपन्न थे और इनमें कई शक्तिशाली योद्धाओं का प्रशिक्षण हुआ था। यही कारण था कि वे अंधेरे प्रेतों के आक्रमण का विरोध करने में सक्षम थे। इसके अलावा इन ग्रहों और 100 ड्रैगन ग्रह के बीच एक सीधा टेलीपोर्टेशन एरे था। इससे 100 ड्रैगन ग्रह के योद्धाओं को उन्हें मजबूत करने के लिए तेजी से दौड़कर वहां पहुंचने में मदद मिलती थी। 100 ड्रैगन ग्रह मुख्य रक्षा क्षेत्र था। इसने बड़ी संख्या में अंधेरे प्रेतों का प्रतिरोध किया। 100 ड्रैगन जाति के सबसे शक्तिशाली योद्धा यहां मौजूद थे। वे अस्थायी रूप से अंधेरे प्रेतों के आक्रमण का विरोध कर सकते थे। इस समय 100 ड्रैगन ग्रह पर माध्यमिक करियर गठबंधन के मुख्यालय और 100 ड्रैगन जाति के दुर्जय योद्धा, साथ ही त्यानलान प्रादेशिक क्षेत्र के दुर्जय योद्धा सभी एकत्रित थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बात पर चर्चा कर रहे हों। 100 ड्रैगन ग्रह पर एक विशाल हॉल में इन दुर्जय योद्धाओं की आकृतियां एक लंबी मेज के चारों ओर बैठी थीं। माहौल असाधारण रूप से गंभीर था। वे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं थे। कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को अपने ग्रह क्षेत्रों की रक्षा करनी थी ताकि वे आसानी से निकल न सकें। इसलिए यहाँ केवल प्रक्षेपण ही थे। अंधेरे प्रेतों की संख्या फिर से बढ़ गई है। अचानक विशाल हॉल में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे धातुएं आपस में रगड़ खा रही हों। सभी लोग बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगे। यह एक अजीब सा जीव था जिसकी चमक चांदी सफ़ेद धात्विक थी। यह मानव आकार का था और इसका चेहरा और शरीर के अधिकांश अंग मानव त्वचा की तरह बेहद चिकने थे। हालांकि इसकी एक भुजा यांत्रिक थी। इसके अंदर तरह तरह की यांत्रिक संरचनाएं दिखाई देती थीं। ये पंख शैली से भरपूर था। उसकी एक आंख भी यांत्रिक थी। उससे एक ठंडी नीली चमक निकलती थी जिससे उसे सीधे देखना नामुमकिन था। हालांकि दूसरी आंख भी आम इंसान से अलग नहीं थी। वह गहरी और गहन थी। इस उपस्थिति को देखकर सभी का दिल बैठ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि वह खोखली बातें नहीं कर रहा था। उसने आंकड़े जुटाए थे। स्टार मेचा किंग। उनके दिमाग में एक नाम कौन था? ये नाम था इस व्यक्ति का। दूसरी पार्टी मेचा रेस से एक शाश्वत स्तर मेचा थी। इससे भी अधिक, वह एक शाश्वत मंच ड्यूक था। मेचा जाति बेहद रहस्यमयी थी। वे हर तरह की जानकारी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में माहिर थे। चूंकि स्टार मेचा राजा ने ऐसा कहा था, इसका मतलब था कि मेचा जाति ने कम से कम अपने शुरुआती आंकड़े तो पूरे कर लिए थे।
इसमें कितनी वृद्धि हुई? एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। ये सॉर्ड ड्रैगन जाति का एक दुर्जय योद्धा था। वह लंबा चौड़ा और बलिष्ठ था, उसके चेहरे पर गहरे लाल रंग के शल्क थे और सिर पर सॉर्ड ड्रैगन के सींगों की एक जोड़ी थी। इस सवाल ने सबका ध्यान खींचा। निस्संदेह यही वह सवाल था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी। हमारा प्रारंभिक अनुमान 30 मिलियन सैनिकों का है, स्टार मेचा किंग ने उत्तर दिया। 3 करोड़। वहां उपस्थित सभी शक्तिशाली योद्धा आश्चर्यचकित रह गए। क्या कोई विशिष्ट स्तर वितरण है? एक मानव मार्शल योद्धा ने धीमी आवाज में पूछा। लगभग 2 करोड़ शैतान सरदार, 80 लाख शैतान राजा और 10 लाख से ज्यादा निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हैं। हम ये जानकारी केवल अस्थायी रूप से ही एकत्र कर सकते हैं, स्टार मेचा राजा ने उत्तर दिया। हॉन्फना। शक्तिशाली मार्शल योद्धा बेकाबू होकर हॉन्फने लगे। वे शाश्वत स्तर के युद्ध योद्धा थे, इसलिए वे आमतौर पर इन निम्न श्रेणी के अंधकार में प्रेतों को गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि यह एक बहुत बड़ा युद्ध था। ये भयावह सैन्य शक्ति मानव युद्ध योद्धाओं के लिए एक आपदा थी। ये स्पष्ट था कि इन अंधेरी प्रेतों ने मध्यम और उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों को भेजा था। यहाँ तक कि शैतानी दिग्गज भी थे। ये काले भूत प्रेत ही थे जिनका सामना शाश्वत स्तर के योद्धाओं को करना था। उनके पास इन निम्न श्रेणी के काले भूत प्रेतों से निपटने का समय नहीं था। एक क्षण के लिए माहौल फिर भारी हो गया। स्थिति आशावादी नहीं थी। शाश्वत स्तर के योद्धाओं के लिए भी यह युद्ध लड़ना कठिन था। सामने केवल अंधकार था। इसके अलावा स्टार मेचा किंग ने आगे बढ़ने से पहले सभी के द्वारा जानकारी को पचा लेने का इंतजार किया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, सबका दिल बैठ गया। यह अच्छी खबर नहीं थी, और ऐसा लगता है कि उन अंधेरे प्रेतों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाएं भेजी हैं। स्टार मेचा किंग भावशून्य और अकड़कर खड़ा रहा। वह सीधे मुद्दे पर आ गया। मेरी मेचा जाति ने एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट की खोज की, जिसने स्वर्ग के स्वामी के चरम पर अकेले ही 3 योद्धाओं को मार गिराया। उसने केवल कुछ दर्जन चालें ही इस्तेमाल की। वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। स्टार मेचा किंग की बातें सुनकर सभी लोग फिर से चुप हो गए। 3 सर्वोच्च स्वर्ग देवता योद्धा कुछ ही चालों में मारे गए। फिर भी उनका प्रतिद्वंदी उसी स्तर का एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट था। ये क्षमता मानव मार्शल योद्धाओं की प्रतिभाओं में भी अत्यंत दुर्लभ थी। हालांकि उन्हें इस काली प्रेत प्रतिभा की परवाह नहीं थी। उन्हें इस बात की परवाह थी कि यह खबर क्या दर्शाती है। स्टार मेचा किंग ने कहा कि 1 से अधिक डार्क ऑपरेशन टैलेंट थे। उन अंधेरी प्रेतों ने इतनी सारी प्रतिभाएं भेजीं। इससे पता चलता है कि इस युद्ध में उनका कितना महत्व था। ये प्रकाश ब्रह्मांड के लिए अच्छी खबर नहीं थी। प्रकाश ब्रह्मांड के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, है ना? एक मानव मार्शल योद्धा ने पूछा। उनका एक हिस्सा। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय से एक दुर्जय योद्धा ने कहा। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन, यूनिवर्स बैंक और मर्सिनरीज अलायंस ने अपनी प्रतिभाएं भेजी हैं। 7 तारकीय अकादमियों के बारे में क्या? एक दुर्जय योद्धा ने पूछा। वे लगभग यहाँ हैं, सॉर्ड ड्रैगन रेस मार्शल योद्धा ने उत्तर दिया। सबने सिर हिलाया। आखिरकार कुछ अच्छी खबर मिली। अब उनका मूड उतना उदास नहीं था। अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी है। स्टार मेचा किंग ने फिर से अपना मुंह खोला। वहां मौजूद शक्तिशाली योद्धाओं के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने स्टार मेचा किंग की ओर देखा। स्टार मेचा किंग, क्या आप एक बार में सब कुछ समझा सकते हैं? सॉर्ड ड्रैगन रेस मार्शल योद्धा ने गुस्से से कहा। खांसी। स्टार मेचा किंग की यांत्रिक आंखें हिल गईं। उसने अजीब तरह से खांसा और कहा, हमें जो डार्क ऑपरेशन टैलेंट मिला है वह लेजी मिस्ट्रेस का है। उसने जो कहा है उसके अनुसार वह शायद सबसे मजबूत डार्क ऑपरेशन टैलेंट नहीं है। वह ज्यादा से ज्यादा 5वें स्तर का है। क्या? मार्शल योद्धाओं के हाव भाव थोड़े बदल गए। क्या अंधेरे प्रेतों ने सबसे शक्तिशाली प्रतिभाएं भेजी हैं? एक मानव मार्शल योद्धा ने कहा। यह संभव है, स्टार मेचा किंग ने कहा। संक्षेप में, मैंने जानकारी पहले ही भेज दी है। सब लोग तैयार हो जाओ। शक्तिशाली योद्धा एक पल के लिए चुप हो गए, फिर किसी ने मुंह खोला। खबर भेजो। चूंकि इन अंधेरी प्रेतों ने इतनी प्रतिभा भेजी है, इसलिए हम जैसी सामान्य प्रतिभाएं उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। हमें और भी शक्तिशाली प्रतिभाओं की जरूरत है। ये सही है, विशेष रूप से शीर्ष गुटों और 7 तारकीय अकादमियों को। हमें उन्हें सूचित करना चाहिए। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, माध्यमिक करियर गठबंधन के मुख्यालय के एक दुर्जय योद्धा ने कहा। भारी मन से जाने से पहले दुर्जय योद्धाओं ने कुछ मुद्दों पर चर्चा की। केवल सॉर्ड ड्रैगन जाति और द्वितीय करियर गठबंधन के दुर्जय योद्धा ही अभी भी विशाल हॉल में बैठे थे। अन्य दुर्जय योद्धाओं के विपरीत उनके मुख्य शरीर यहीं थे। सब लोग। सेकेंडरी करियर अलायंस द्वारा बनाई गई दवा कैसी है? सोलर ड्रैगन रेस के मार्शल योद्धा ने अचानक सेकेंडरी करियर अलायंस के मार्शल योद्धा की ओर देखा और पूछा। हम पहले एक बैच भेज सकते हैं, लेकिन वे ज्यादा नहीं हैं। मुख्यालय नष्ट हो गया है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं हैं।
हम इतनी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं बना सकते जो डार्क फोर्स को रोक सकें। सेकेंडरी करियर अलायंस के दुर्जय योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। यदि आपको किसी और आध्यात्मिक जड़ी बूटी की आवश्यकता हो तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। हम उन्हें ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे, सौ ड्रैगन जाति के मार्शल योद्धा ने गंभीरता से कहा। ठीक है, हम आपको बाद में आवश्यक जड़ी बूटियों की सूची भेज देंगे, सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय से आए दुर्जय मार्शल योद्धा ने तुरंत उत्तर दिया। ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, ये पूरे प्रकाश ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा मामला है। हम अन्य गुटों को सूचित कर सकते हैं और उनसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और उन्हें यहाँ भेजने में हमारी मदद करने के लिए कह सकते हैं, सौ ड्रैगन जाति के मार्शल योद्धा ने सोचने के बाद कहा। मुश्किल। सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय के दुर्जय मार्शल योद्धा ने अपना सिर हिलाया और कहा, कई इलाकों पर काली आत्माओं का कब्जा है। कुछ इलाके तो हमारे लिए भी अनजान हैं। परिवहन बहुत मुश्किल है। एक बार जब अंधेरे प्रेत हम पर हमला करेंगे तो आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नष्ट हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी क्षति है। भले ही यह मुश्किल हो, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। अब हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। सौ ड्रैगन जाति के योद्धा ने अपना सिर हिलाया। आइए हम वापस चलें और महान बुजुर्गों के साथ चर्चा करें और देखें कि हमें इस मामले में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय के दुर्जय योद्धा ने कहा। यह अच्छी बात है, सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है, सौ ड्रैगन जाति के योद्धा ने कहा, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। सेकेंडरी करियर अलायंस की दवा बेहद ज़रूरी है, इससे बहुत से हताहतों की संख्या कम हो सकती है। हम समझते हैं। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय से आए दुर्जय योद्धाओं ने सिर हिलाया और जल्दी से चले गए। सौ ड्रैगन जाति के योद्धा गंभीर हो गए। वह चिंतित था। तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों में अंधकार में प्रेतों के आगमन का सबसे पहले खामियाजा सौ ड्रैगन जाति को भुगतना पड़ा। पूरी जाति को भारी झटका लगा। अब तक सौ ड्रैगन जाति को कई क्षतियां झेलनी पड़ी थीं। हालांकि उनमें से ज़्यादातर ब्रह्मांडीय दायरे से नीचे थीं, फिर भी यह सौ ड्रैगन जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। सौ ड्रैगन जाति का क्षेत्र भी सिकुड़ रहा था। ध्यान रहे, ये ग्रह उनकी अर्थव्यवस्था और संसाधनों के स्रोत थे। यह उनकी जाति के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके अलावा सौ ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र सौ ड्रैगन जाति का क्षेत्र था। अब चूंकि इस पर काले प्रेतों का आक्रमण हो चुका है, इसलिए भविष्य में इन काले प्रेतों को भगा देने पर भी इसके लिए अपनी समृद्धि को पुनः प्राप्त करना कठिन होगा। ब्रह्मांड का एक बड़ा क्षेत्र अंधकार में भूमि बन सकता है और लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी जानते थे कि इन अंधेरी प्रेतों के आक्रमण से होने वाला नुकसान लंबे समय तक बना रहेगा। इससे कुछ ही समय में छुटकारा पाना असंभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को नहीं पता था कि वे अंधेरे प्रेतों को भगा पाएंगे या नहीं। हर बार जब ये अंधेरे प्रेत आते तो लोग दुख और पीड़ा में डूब जाते। प्रकाश ब्रह्मांड में विजय बहुत कम होती थी। उनका विरोध करना ही काफ़ी था। सौ ड्रैगन जाति के मार्शल योद्धा निराशावादी थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सौ ड्रैगन जाति का पतन अवश्यंभावी हो जाएगा। वे ब्रह्मांड में एक प्रतिष्ठित कुल थे, लेकिन इस दुर्घटना के कारण उनका पतन हो रहा था। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? हालांकि वे इस स्थिति से बच नहीं सकते थे। वे केवल अपने नुकसान को कम करने के लिए लड़ाई जारी रख सकते थे। इसलिए बाहरी दुनिया से मदद की उम्मीद उनसे ज़्यादा किसी को नहीं थी। वे सौ ड्रैगन जाति के लिए फ़ायदेमंद कुछ भी करने को तैयार थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जुलोंग शुआंग, क्या जुलोंग ये और बाकी लोग वापस आ गए हैं? सौ ड्रैगन जाति के एक शाश्वत स्तर के बुजुर्ग ने अचानक पूछा। वे पहले से ही रास्ते में हैं। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वे सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभाओं के साथ तुरंत वापस आ गए, 7 तारकीय अकादमियों की अन्य प्रतिभाओं से बहुत पहले। एक अन्य ब्रह्मांडीय मंच सोलर ड्रैगन रेस के मार्शल योद्धा ने कहा, वे जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, शाश्वत स्तर के सौ ड्रैगन रेस के बुजुर्ग ने राहत में सिर हिलाया। सौ ड्रैगन जाति की प्रतिभाएं इस विपत्ति से कैसे बच सकती थीं? उन्हें सावधान रहने को कहो। अंधेरे प्रेतों को उनसे मिलने मत दो, शाश्वत स्तर के सौ ड्रैगन जाति के बुजुर्ग ने उन्हें याद दिलाया। ठीक है, ब्रह्मांड मंच सौ ड्रैगन रेस मार्शल योद्धा ने जल्दी से सिर हिलाया। सौ ड्रैगन जाति ने 7 तारकीय अकादमियों में प्रवेश पाने वाली इन प्रतिभाओं को बहुत महत्व दिया। वे सभी युद्ध योद्धा थे जिनमें भविष्य में शाश्वत अवस्था तक पहुंचने की क्षमता थी। उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये युद्ध एक आपदा हो सकता है, लेकिन यह उनके विकास का मार्ग भी हो सकता है। यदि वे इसमें सफल हो गए तो मार्शल आर्ट में उनका भविष्य असीम होगा। युद्धों से उभरी प्रतिभाएं निश्चित रूप से ब्रह्मांड में प्रसिद्ध होंगी और सभी गुटों का ध्यान केंद्रित करेंगी। सोलर ड्रैगन रेस को स्टेलर अकादमी से वापस आने वाली प्रतिभाओं से बड़ी उम्मीदें थीं। अल्पविराम। द्वितीय करियर अलायंस के दुर्जय मार्शल योद्धाओं के 100 ड्रैगन ग्रह के बाहर अपने अस्थायी आधार पर लौटने के बाद वे तुरंत महान बुजुर्गों और द्वितीय करियर अलायंस के अन्य लोगों के साथ एकत्र हुए। महान बुजुर्ग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे।
वे एक हॉल में थे। जब उन्होंने उन दुर्जय योद्धाओं को लौटते देखा तो किसी ने तुरंत पूछा, कैसे हैं? यह उन 3 महान बुजुर्गों में से एक थे जिन्होंने सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय का आयोजन किया था, महान बुजुर्ग तांबेली। तांबेली, अब अपनी अधीरता पर काबू पाने का समय आ गया है। मेहमानों को बैठकर बातें करने दो, एक बुजुर्ग ने बेबसी से कहा। यदि वांग टेंग यहाँ होते तो वे पहचान लेते कि यह महान बुजुर्ग डैनचेन थे। हालांकि वह पहले से ज्यादा थका हुआ था, अब उसमें वो उत्साह, शांति और शालीनता नहीं रही। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अगर सौर ड्रैगन जाति अपरिवर्तनीय गिरावट की ओर थी तो सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय को भी भारी झटका लगा था। इसलिए सेकेंडरी करियर अलायंस के महान बुजुर्गों पर हाल ही में भारी दबाव रहा था। खासकर वे 3 महान बुजुर्ग जिन्होंने सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में एक्सचेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया था। वे बेहद दोषी महसूस कर रहे थे और दोष से बच नहीं पा रहे थे। इस प्रकार इस अवधि के दौरान वे तीनों हर जगह यात्रा करते रहे तथा सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय के नुकसान की भरपाई करने और उसे न्यूनतम करने की पूरी कोशिश करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी ज्यादा काली छायाएं आने लगीं, उन्हें बेबसी का एहसास होने लगा। उन्हें लग रहा था कि तीनों प्रादेशिक क्षेत्र जल्द ही खत्म हो जाएंगे। सेकेंडरी करियर अलायंस का मुख्यालय भी 3 क्षेत्रीय क्षेत्रों में नहीं रहेगा। उन्हें कोई और जगह ढूंढनी होगी। लेकिन यह आसान नहीं था। तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों पर काली प्रेतों ने आक्रमण कर दिया था। सेकेंडरी करियर अलायंस का मुख्यालय मूल रूप से इन्हीं 3 प्रादेशिक क्षेत्रों का हिस्सा था। अगर वे अब चले गए तो सेकेंडरी करियर अलायंस के बारे में दूसरे लोग क्या सोचेंगे? इस प्रकार वे सिर्फ इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि वे ऐसा करना चाहते थे। सब कुछ परिस्थिति के विकास पर निर्भर था। वे सही समय का इंतजार करेंगे। मेरी ओर देखो, मैं बहुत अधीर हूँ। महान बुजुर्ग तांबेली ने अपना सिर थपथपाया और मार्शल योद्धाओं को बैठने के लिए आमंत्रित किया। महान बुजुर्गों, ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक ही तरफ हैं। हम एक ही नाव पर सवार हैं। योद्धाओं ने हाथ हिलाकर कहा। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं का महान बुजुर्गों के साथ घनिष्ठ संबंध था। वे एक बड़े परिवार की तरह थे। हर कोई अपना काम करता था। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वे शाश्वत स्तर के योद्धा थे। महान वृद्ध जैसे दिव्य स्तर के योद्धाओं की तुलना में वे बहुत कमजोर थे। इसलिए उनके सामने शेखी बघारने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। मार्शल योद्धाओं के बैठने के बाद उन्होंने वांग टेंग को स्टार मेचा राजा से प्राप्त समाचार बताया। एक क्षण के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय के बड़े बुजुर्ग गंभीर हो गए। उन्हें इस खबर की उम्मीद नहीं थी। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक और महान एल्डर ने मुंह खोला और कहा। वह महान एल्डर बायस थे। वे बूढ़े लग रहे थे और साफ जाहिर था कि वे अपनी चोट से अभी तक उभरे नहीं थे। बोलते बोलते उन्हें अचानक खांसी आने लगी। खांसी, खांसी। महान बुजुर्ग और शाश्वत मंच के योद्धाओं ने महान बुजुर्ग बायस को भौहें चढ़ाकर देखा। वे चिंतित थे। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए एक एक कदम उठाएं। दूसरे गुट तीनों क्षेत्रीय क्षेत्रों को हाथ से जाने नहीं देंगे, महान एल्डर डैनचेन ने कहा। सब ने सिर हिलाया। यही तो वे भी कहना चाहते थे। स्थिति आशावादी तो नहीं थी, लेकिन निराशाजनक भी नहीं थी। सभी गुट तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों के बाहर एकत्रित होकर अंधेरी प्रेतों की नाकाबंदी तोड़ने के उपाय सोच रहे थे। कई दिव्य स्तर के योद्धा भेजे गए थे। यही उनका आत्मविश्वास था। सौर ड्रैगन जाति को आशा है कि हम अन्य गुटों से आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मांगकर अधिक दवाइयां बना सकेंगे। एक शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा ने सौर ड्रैगन जाति की योजना का खुलासा किया।